नए फैंस आज हम देखेंगे गाजी कुत्ता का एपिसोड नंबर 11। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम इंजन को दिखाया जाता है जो जमीन में पड़ा होता है, लेकिन हमें यहाँ पर 1 घंटे पहले की कहानी बताई जाती है। लगभग 1 घंटे पहले सभी लोग डेजर्ट से होते हुए एमू के पीछे पीछे जा रहे होते हैं और फाइनली यहाँ पे एमू के घर में पहुंच जाते हैं। और ये घर आम घरों की तरह नहीं था, ये एक बहुत बड़ा टावर था जो खंडर पड़ा हुआ था। और इंजन इस टावर को काफी बार नोटिस कर चुका था और उसने यहाँ पे यही सोचा इतनी खतरनाक जगह में आखिरकार कौन रहेगा, इसलिए उसने कभी हिम्मत ही नहीं की अंदर आकर देखने की। और बाकी लोगों का भी यही हाल था और सब लोग यहाँ पे यही सोच रहे थे आखिर का इतना बड़ा टावर खड़ा कैसे है। और किलेला और सपोर्टर सब नोट कर रहे थे। रूडा अब बस ये सोच रहा था ये टावर इतना ऊंचा है कि जो स्पेयर पे पहुंच सके। एमो धीरे धीरे सीढ़ियों की मदद से सभी लोगों को अपने कमरे की तरफ ले जाती है और चलते चलते सबसे कहते तुम्हें मास्क पहनने की जरूरत नहीं है अब, और यहाँ पे स्मेल नहीं आएगी। और वैसे भी किसी के घर पर आकर अपना चेहरा छुपाना काफी गलत बात है। और इतना ही सुनते सब लोग अपना मास्क उतार देते हैं और सभी के चेहरे देखकर एमो उनकी तारीफ करने लगती है। इंजन को देख के कहती कितना हैंडसम है, रियो को देख के तो पेटी है। रिपोर्टर्स अभी भी सब कुछ नोट कर रहे थे और तभी रोडो आगे बढ़ता है और पूछते हम लोगों ने सुना है आपको उस बंदे के बारे में पता है जो अपनी वजह से स्पेयर और ग्राउंड के बीच में आ जा सकता है, क्या सच में ऐसा कोई बंदा है। और यहाँ पे मोल काफी सीरियस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एमो टॉपिक चेंज कर देती है और बोलते चलो बात करते हैं क्रिसिस की। रूडो हैरान हो जाता है। एमो बताते हैं उसे ऐसे लोग काफी पसंद है जिनकी स्मेल काफी अच्छी हो। और पीछे खड़े वो बिग मैन की तरफ देखते हुए बोलती है उसकी खुशबू तो लाजवाब है। और फिर यहाँ पे पागलों वाली स्माइल दे देती है। यहाँ पे इंजन का दिमाग खराब हो जाता है। वो कहता है हम यहाँ पे रोमांस की बातें करने नहीं आए हैं, अगर इन्फॉर्मेशन के लिए कोई प्राइस चाहिए तो बताओ हम पेमेंट कर देंगे। ये सुनते हैं यहाँ पे एमो का असली चेहरा दिखने लगता है, लेकिन बस हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये सुनते हैं यहाँ पे एमो का असली चेहरा दिखाई देने लगता है। वो यहाँ पे पागल वाली हरकतें करने लगती है। वो यहाँ पर अपने चेहरों को अपने नाखूनों से स्केच करने लगती है और यहाँ पे सिचुएशन काफी अजीब हो जाती है। वो बस यहाँ पे बस यही चाहती है, वो चाहते सब लोग चुपचाप हो जाए, वही बातें करे जो वो चाहती है। और तब यहाँ पे इंजन अपने एटीट्यूड को दिखाते हुए बोलता है मुझे तुम्हारे जैसी लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और सच बोलो यहाँ पर तुम्हें अपने शरीर को ढक के रखना चाहिए। अब यहाँ पे एमो गुस्सा हो जाती है और वो कहते हैं मुझे ऐसे मर्द बिल्कुल पसंद नहीं है जो कपड़ों के ऊपर कमेंट करते हैं। और तभी अपने जूतों का इस्तेमाल करके अपनी पावर इस्तेमाल करने लगती है। उन जूतों का वही डिजाइन है जो रूडो के ग्लव से बना हुआ है। रूडो यहाँ पे नोटिस करता है, लेकिन उससे पहले डैनमन इंजन को यहाँ पे बेहोश कर देते हैं। सब लोग यहाँ पे शौक में आ जाते हैं और इंजन यहाँ पे जमीन पर पड़ा होता है और रूडो यहाँ पे शौक में आ जाता है। सब लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं तुमने क्यों किया। डैनमन यहाँ पे एमओ को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ जाता है। बाकी लोग लगातार यहाँ पे डैनमन कंट्रोल में है, लेकिन टेंजी कहता है डैनमन सच उन चीजों को यकीन करता है। और फिर एमओ पे डेंजर से स्माइल के साथ आगे बढ़ती है। डैनल पहले से मेरा फैन था, मेरे लिए सबको धोखा देने के लिए तैयार है। और तभी अपना वाइट इंस्ट्रूमेंट को एक्टिवेट कर देता है। रूड यहाँ पे और ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे यहाँ पे ये लगने लग जाता है जहाँ भी वो जाता है वहाँ पे लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। और सभी को शौक यहाँ पे तब लगता है जब यहाँ पे एमओ अपनी पावर बताती है, मतलब यार कि आपकी यादों की स्मेल को दोबारा से रिक्रिएट कर सकती है और लोगों की यादों में हेर फेर कर सकती है। और यही सब कुछ यहाँ पर रूडो के साथ कर रही थी ताकि उसे चीवा के रूप में देखे। रूडा अब यहाँ पर कंफ्यूज हो गया था क्योंकि यहाँ पे उसका फर्स्ट लव भी थी और भाई पर दूसरी तरफ से उसका दिल भी तोड़ा था। और इसी सबका फायदा उठाकर एमओ से मैनिपुलेट करने लगती है। और जैसे जैसे यहाँ पर टाइम बीतता है सभी लोग यहाँ पर एमओ के कंट्रोल में आने लगते हैं। सिर्फ टैंगजी और जग्गा ही मास्क पहन के बच पाते हैं। धीरे धीरे यहाँ पे एमओ का पल्ला भारी पड़ने लगता है। रूड यहाँ पर साथियों के खिलाफ भी खड़ा हो जाता है। अब ये मामला और ज्यादा सीरियस हो जाता है। रूड यहाँ पे अनजाने में अपनी टीम के खिलाफ खड़ा हो जाता है। रूड अब बोलता है अब मैं कोई पावरलेस बच्चा नहीं, मेरे पास सब पावर है, मैं कुछ भी लॉस नहीं करूंगा। टैंगजी और जनका थोड़ा सीरियस हो जाते हैं क्योंकि उनकी टीम उनके खिलाफ खड़ी हो रही है। और जैसे टैंगजी अपना बैट इंस्ट्रूमेंट निकालता है और इसी बात एपिसोड पे खत्म हो जाता है। ऐसा लगा आज एपिसोड कमेंट कर जरूर बताना और अगर तक वीडियो देख रहे हो तो इसका जो कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। एनए फैंस आज हम देखेंगे काजू कोत्ता का एपिसोड नंबर 12। एपिसोड के स्टार्टिंग में लड़की दिखाई जाती है। वो एमओ होती है जो अपने पति डरमन से बात कर रही होती है और अपने पति से कहती क्या बात है, इतनी गंदी जगह में तुम्हारे फूल खिल रहे हैं, ये देखकर यकीन ही नहीं हो रहा है। डरमन मुस्कुराते हुए बोलता है वो और भी फूल लगाएगा, अब पूरे घर को फूलों से भर देगा। लेकिन ऐसे सब कुछ चेंज हो जाता है। अब दोबारा समय प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ जनका और टैमसी के खिलाफ सभी लोग उनके सामने फाइट करने के लिए खड़े होते हैं। टैमसी अपना बैट इंस्ट्रूमेंट निकालता है और जैसे टैमसी से एक्टिवेट करता है उसके वेपन के अंदर से बहुत सारी रस्सियां निकलती है और सभी लोगों को रस्सियां पकड़ लेती हैं। एमओ गुस्सा है, बोलते हैं तुम अपने दोस्तों को नुकसान पहुंचा रहे हो, आखिर तुम इतने मतलबी क्यों हो। लेकिन टाइम से आराम से खड़े होकर उसको देख रहा होता है और फिर यहाँ पर वो एमओ को पकड़ लेता है। जनका बोलता है सड़की का मामला जल्दी से खत्म करो वरना यहाँ पर मैं कुछ करता हूँ। दूसरी तरफ ग्रेस टॉम से मिलता है। टॉम से उतारते एजेंट काफी समय से बेहोश पड़ा है। असल में तो यहाँ पर वो नाटक कर रहा है ताकि आप उसे अटैक करने का मौका मिल सके। टैमसी के जाने फंसने के बाद एमओ यहाँ पर दर्द में चिल्ला रही होती है और उसके यहाँ पर चीखें सुनकर बाकी सभी चलने लगते हैं और अपना को छुड़ाने की कोशिश करने लगते हैं।
एमसी कहता है ये बहुत ज्यादा हो गया, वो अपना अटैक कर देता है। सब यहाँ पे दूर आके गिरता और घायल हो जाते हैं। जिनका कहते हैं तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन एमसी कहता है अब हमें सब कुछ संभाल लिया है। अब हमें क्लीनर्स हेडक्वार्टर दिखाया जाता है। कार्वर सैम से पूछता है तुम्हें मिशन की इन्फॉर्मेशन तो मिली गई होगी। सैम यहाँ पे थोड़ी उदास मूड में होती है। कार्वर समझ जाता है पर रोडो को लेकर परेशान है। अब हमें एंजन को दिखाया जाता है। एंजन यहाँ पे एमओ के जूते उठाता है और उनको सूंघता और अपनी नाक बंद कर लेता है। वो बोलता है इतने गंदे जूते पहनती हो, इन्हें तुम कभी धोती नहीं हो क्या? ये सुन के यहाँ पे सब हंसने लगते हैं। अब यहाँ पे रोडो सीरियस होते हैं, अपना मास्क उतारता है और फिर यहाँ पे एमओ के पास जाता है। एमओ सोचती है शायद उसको उसकी खुशबू पसंद आ गई, लेकिन तभी अचानक से रोडो उसके मुंह पे पंच मारता है। ये देख के यहाँ पे सबके होश उड़ जाते हैं। एंजन जनका बाकी सब ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। आखिर यहाँ पे रोडो क्या कर रहा है? रोडो यहाँ पे रुकता है और लगातार पंच मारना स्टार्ट कर देता है। गिरी से आप उसे रुकते हुए बोलता है आप वो पावर ऐसा और ऊपर से लड़की भी है। रोडो चिल्लाता है वो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता वो लड़की है कि नहीं, उसने यहाँ पे हमें मार दिया था क्योंकि वो गिवर है। अचानक बैकग्राउंड यहाँ पे सीरियस हो जाता है। इंजन यहाँ पे रोडो समझाता है अगर ग्रो करना है तो अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा, और वहाँ पर रोडो से थोड़ा मजाक भी करता है। इंजन यहाँ पे रोडो से बोलता है चलो माफी मांगो। दूसरी तरफ यहाँ पे टॉम एमओ की मनोपट्टी कर रही होती है। एमओ यहाँ पे अपने मदर के बारे में बताती है, उसी के हमने यहाँ पे उसको सूज दिए थे और वो स्पीड से ग्राउंड में आते लोगों को हमेशा देखती रहती है। और इसी से एपिसोड पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज के एपिसोड कमेंट जरूर बताना, और अगर तक वीडियो देख लिया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फैंस कैसे हैं आप लोग? आज हम देखेंगे काजू को तक एपिसोड नंबर 13। एपिसोड की स्टार्टिंग एमओ की बैक स्टोरी से होती है। जब वो छोटी थी तब उसकी मदर ने उसको एक अजीब आदमी को भेज दिया था। उसकी मदर ने उसको बताया ये आदमी उसका हमेशा ख्याल रखेगा और हमेशा तुम्हें प्यार देगा। ये सुनकर एमओ की काफी खुश हो जाती है और खुशी खुशी उस आदमी के साथ चली जाती है। ये बंदा एमओ को उसी टावर में लेके गया और वो बंदा एमओ से बोलता है आपसे हम वहीं पे रहेंगे और यहाँ पे हमें कोई परेशानी भी नहीं करेगा। और यहाँ पे बंदा थोड़ा अजीब होता है और फिर हमें कुछ समय बाद का टाइम दिखाया जाता है। ये बंदा यहाँ पे एक चोर था और काफी सामान चोरी करके लाता था। ये बंदा एमओ से बोलता चलो वही रिचुअल करते हैं, एक प्रिंस और प्रिंसेस करते हैं, लेकिन एमओ बोलते मुझे रिचुअल अच्छा नहीं लगता है और उसे अजीब लगता है। ये बंदा एमओ से बोलता हमें यहाँ पर प्यार हो गया है इसलिए आप हमें एक सेरेमनी करनी चाहिए। और इस सबके आड़ में बंदा एमओ साथ गलत काम करता है। उस समय बाद यहाँ पे दो बंदे आते हैं मास्क पहनकर। ट्रैफिकर इन दोनों से पूछा तुम दोनों कौन हो और तुम लोग मेरे घर में कैसे घुसे? तुरंत यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा क्योंकि यहाँ पर मैं एक गिवर हूँ। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट उसके जूते थे, तब इनमें से एक बंदा उसके पास जाता है और उसके मुंह पर पंच रख देता है और उसके जूते निकालकर एमओ को दे देता है और कहता है ये जूते सिर्फ तुम्हारे लिए बने हुए हैं और अभी तो जो अकेलापन महसूस हो रहा था उसे ये जूते दूर कर देंगे। एमओ उन जूतों को रख लेती है और ये बंदे खिड़की के पास जाते हैं। वो बंदे बोलते हैं अब से जूते तुम्हारे हैं और अब से इन जूतों का अच्छे से ख्याल रखना। और तब इस बंदे के गोल्डन पंख आ जाते हैं और वो दूसरे बंदे को लेकर उड़ जाता है। एमओ देखती है बंदे उड़ते उड़ते आसमान में चले जाते हैं और एमओ उनको एंजल समझती है। और तब इस ट्रैफिकर बंदे को होश आ जाता है। वो एमओ को डांटने और मारने लगता है। वो कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जूतों को हाथ लगाने की? एमओ का पर बहुत ज्यादा बुरा लगता है, शायद उसका पहली बार हो रहा था और यहाँ पर वो समझ गई थी कि इतने दिनों से उसके बुरा हो रहा था और वो उन जूतों को उसको नहीं देगी क्योंकि एंजल ने कहा था ये जूते सिर्फ उसके लिए बने हैं। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया था जहाँ पर रूड एमओ से माफी मांगने आया था। वो लोग कहता है चोपड़ा हुई हमारे को अपनी कहानी बता रही है। अब हम देखते हैं उन जूतों से एमओ की पावर अवेकन हो गई थी और उन जूतों ने एमओ को अपना मालिक समझ लिया था। जो देख यहाँ पर बंदा काफी हैरान हो जाता है। वो यहाँ पर जूते एमओ से वापस मांगता है, लेकिन एमओ बोलते उसे जूते काफी अच्छे लग रहे हैं इसलिए वो इन जूतों को रखना चाहती है। और अब वो बंदा एमओ से जूते छीनने लगता है, लेकिन यहाँ पर चाहे से एमओ पागल से होती है और उस पर अटैक कर देती है। दोनों में यहाँ पर झगड़ा होता है और एमओ उस बंदे को धक्का मार के टावर से नीचे गिरा देती है, जिससे यहाँ पर बंदा पर मर जाता है। और अब यहाँ पे एमओ को समझ आ गया था उसकी मदद ने आप उसे बेच दिया था, लेकिन यहाँ पे एमओ को चीज पे यकीन नहीं था। और फिर इसका कचरा वाले रेगिस्तान में बहुत से लोग आए और एमओ सभी लोगों से प्यार चाहती थी। और तब एमओ कुछ समय बाद उस एंजल को वापस नीचे आते देखती है, लेकिन इस बार वो बंदा अकेला था। एमओ की कहानी को सुनकर सब लोगों को शौक लगता है। वो लोग पूछते आखिरकार ये एंजल कौन है? वो कहता शायद स्प्राइट हो, एमसी कहता शायद ऐसा कोई सा गिवर जिसके पास उड़ने वाली पावर हो। जिनका बोलता है इसकी दिमाग की हालत खराब है इसलिए शायद कोई एंजल हो ही ना और इसकी सिर्फ इमेजिनेशन हो। एंजल यहाँ पे एमओ से पूछ रहा उसने एंजल को कितने दिन पहले देखा था? एमओ बोलता था करीब 1 महीना पहले। और तब एंजल बोलता उसी समय रूडो भी नीचे गिरा था। एमओ यहाँ पे उसके मार्क्स की फोटो भी बनाती है जिससे देख रूडो पहचान जाता है कि और कोई नहीं है, ये वही आदमी जिसने रेक्टो को मारा था। अब रेक्टो के मरने का यहाँ पे ग्राउंड पर आ गया था और उसके साथ इसका एक साथी भी है। ये बात सुन के यहाँ पर रूडो काफी खुश हो जाता है। वो लोग जरूर मेरे पीछे यहाँ पर ग्राउंड पर आए होंगे, एक बार यहाँ पर वो मेरे हाथ में आया तो मैं उनसे सब कुछ पूछ लूंगा आखिर वापस इस पेड़ में कैसे जाना है, उन्होंने रेक्टो को क्यों मारा और वो दोनों रेक्टो की कबर के सामने माफी भी मंगवाएगा। एम अब रूडो से बोलती है वो उसी की तरह है और उसके गिलाफ ने उसके अकेलेपन को दूर करा होगा और उसका समझ आ गया तो ट्रैफिक उसके साथ करता था वो प्यार नहीं था। एमओ भी दोस्त बनाना चाहती थी लेकिन अब उसे बाहर जाने में डर लगता है। रूड अब उसकी तरफ दोस्ती का हाथ उड़ाता है, इसके बाद यहाँ से जाने लगते हैं। ये एमओ को भी उसका चलने को बोलते हैं लेकिन एमओ मना कर देती है, कहती है उसे कुछ काम करना है। लेकिन
लेकिन कभी रोडो से मिल जाएगा तो उसे अच्छा लगेगा। रोडो उससे बोलता है उसे वापस मिलने जरूर आएगा। इसके बाद यहाँ पर लोग ऐसे चले जाती हैं। एंजल बोलता है हमें पता चल गया है, कोई एंजल है जो बॉर्डर क्रॉस करके ऊपर जा सकता है। और रोडो की तरफ बैठे स्टूडेंट एमओ के पास भी है, यानी कि वही वॉचमैन सीरीज के होंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं एमओ के घर में कोई गुस्सा आया है जो यहाँ पर उसका जूता छीन लेता है। ये और कोई नहीं जेवर था। वो अपने बॉस को इन्फॉर्म करता है कि उन्हें सामान मिल गया है, तो उसका बॉस कहता है चलो गेम स्टार्ट करते हैं। 80 सीन अपने पे खत्म हो जाता है। ऐसा लगा आज का अपने कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आता वीडियो देख के सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। नए फैंस कैसे हैं आप लोग? आज हम देखेंगे गाजू कुत्ता का एपिसोड नंबर 14। अब तक हमने देखा एंजन और बाकी सब वापस अपने हेडक्वार्टर जाने लगते हैं। एंजन बोलता है हर समय बस वो ड्राइव करता है और अगर कोई चलाएगा तो हम सब सो जाएंगे। ग्रीस तो इतनी घटिया ड्राइविंग करता है, कब खाई में गाड़ी को खुदा पता ही नहीं चलेगा। रूडो नोटिस करता है कि रियो के पैरों पर निशान बने हुए थे, यानी कि रैमलिंग का स्पेल हर चोट ठीक नहीं करता है, वो बस हमें जानलेवा चोटों से बचाता है और ज्यादातर हमें तो टाइम से नहीं किए थे। एंजन बोलता है 9 मिनट अलर्ट के आने का यही तो खतरा है, हमें किसी डॉक्टर के पास अपना चेकअप के लिए जाना चाहिए। तब इन लोगों को पास में सिटी दिखाई देती है और ये लोग वहाँ पर चले जाते हैं। रूडो देखता है उसे ये जगह जानी पहचानी लग रही है, ये वही जगह है जहाँ रूडो पहले भी आ चुका है। और वो बुढ़ी डॉक्टर अभी भी लोगों पर चिल्ला रही थी। यहाँ पे बैठा एक बंदा बोलता है वो इस बुढ़िया के पास कभी वापिस नहीं आएगा। ये इतना तक गुस्सा करते इसलिए इस पास कोई नहीं आता, लेकिन इंजन जब यहाँ से निकलता तो उसके पास जरूर आता है, क्योंकि इंजन को काफी कमाल की लगती है, क्योंकि उन पहले डॉक्टरों में से थी जो बॉडी पोल्यूशन का इलाज करती थी। उसने पोल्यूटेड ऑब्जेक्ट के ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च करी थी, लेकिन इसके ऊपर इसकी वजह से साइड इफेक्ट हो गया, इसलिए अब उस पर चिल्लाती रहती है। और उसका यहाँ पर नाम एलिस है और ये एसी और अगस्त की दादी है। उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई, इसलिए कभी का एलिस से मिल आते रहते हैं। और ऐसी ने डॉक्टर भी अपनी दादी से सीखी है। सब लोग यहाँ पे इलाज करा लेते हैं और एशिया और अगस्त मोटरसाइकिल से यहाँ पर आए थे और इसलिए वो जल्दी से निकल लेते हैं और वो कहते हैं बादल आने वाले हैं, इसलिए जल्दी से छुपने की जगह ढूंढ लेना। ये लोग यहाँ पे स्पेयर को बादल कहते हैं। वो बादल की तरह चारों तरफ घूमता रहता है और नीचे कचरा फेंकता रहता है, और जिससे बचने के लिए लोगों ने सेफ जोन बना रखी है। और इस कचरे के गिरने की वजह से काफी सारे लोग मारे भी जाते हैं और इसीलिए सारे लोग स्पेयर से नफरत करते हैं और कोई भी ऊपर जाकर बदला लेने की कोशिश करता है तो बॉर्डर पे ही मारा जाता है। और ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है रूडो और वो एंजल मारी क्यों नहीं गए और बॉर्डर को पार कर गए। रूडो का तो उसे तो नहीं पता, लेकिन उसने कुछ चीज तो देखी थी जो वो यहाँ पर भूल गया है। तभी एंजल का फोन बजता और सेम उससे कहती है वो जल्दी से हेडक्वार्टर वापिस आ जाए, क्योंकि हमारे एनिमीज ने हमारे पे हमला कर दिया है। एंजल अब पीछा रास्ते से एंटर करता है और कहता है एनिमीज ने हमारे पर हमला कर दिया है, और जिन्हें ये लोग अटैकर्स कहते हैं। ये लोग यहाँ पे हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, इनके पास कोई भी पावर्स नहीं है। इनमें से एक बंदा आरपीजी से हेडक्वार्टर पर हमला कर देता है। ये लोग यहाँ पर रूडो को लेने आए थे क्योंकि यहाँ पर रूडो एक स्प्राइट है। ये लोग यहाँ पर धमके थे जल्दी से हमें स्प्राइट दे दो वरना पूरी बिल्डिंग को उड़ा देंगे। ये लोग बस यहाँ पर ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे थे और इनमें से कुछ लोग साइड से बिल्डिंग में घुस रहे थे और तभी ये लोग देखते थे रॉकेट चलाया था, उससे तो बिल्डिंग में खरोच भी नहीं आई थी। और जो लोग साइड से घुसने की कोशिश कर रहे थे वो भी वापिस आ जाते हैं क्योंकि वो बिल्डिंग में जा ही नहीं पाए। सैमी उनको बताते हैं अगर इनको हेडक्वार्टर के अंदर आना है पहले इनको सेटिंग से ऑर्डर लेना पड़ेगा, उसी की पावर की वजह से इस बिल्डिंग में कोई भी नहीं घुस सकता है। और सैमी खुद बाहर आ जाती है और उनको अटैक करने को बोलती है और उनमें से अपना सैमी को ऊपर रॉकेट छोड़ देता है, लेकिन सैमी उस रॉकेट को देखते पकड़ लेती है और वापस इन लोगों की तरफ फेंक देती है। वो बंदे यहाँ पे सैमी के ऊपर गोली भी चलाते हैं, लेकिन वो उनकी गोली से आराम से बच जाती है और इसके बाद वहाँ सबको पेल देती है। अब यहाँ पे इंजन में आया था, सैमी बोलते हैं बस मामूली से गुंडे थे। वो एक बंदे से पूछती आखिरकार तुम्हें किसने बताया, हमारे पास एक स्प्राइट है। और इंजन बोला शायद यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है। अब ये लोग खाना खाने के रेस्टोरेंट में जाते हैं और यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ था और वो अपने मन में बोलता मैं दिन भर की थकान मिटाने के लिए यहाँ पर आता हूँ, यहाँ अच्छा खाना और लोग मिलते हैं बस इन गिवर्स को छोड़ के, क्योंकि जिंदगी और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट से चिपके रहते हैं। और यहाँ पे कितनी क्रीपी बात है और यहाँ पे इनकी आंखें भी कितनी अजीब है। और फिर यहाँ पर रूडो को देखता है, रूडो को देखकर रखवाने से भाग जाता है। रूडो इन लोगों से कहता है यहाँ पर हेडक्वार्टर पे हमला हुआ है और तुम लोग यहाँ पर खाना खाने के लिए आ गए। एंजल बोलता है आराम करना भी तो जरूरी है। रियो बोलते हर मिशन खत्म होने का हम साथ में खाना खाते हैं, अगर अच्छे से खाएंगे तभी तो आगे लोगों से लड़ पाएंगे, भाई पहली बार नहीं कि हमारे पे हमला हुआ हो। तो रूडो पूछता है कि हर बार सैमू ने मार के भगा देती है। एंजल बोलता हाँ सैमू से बचकर निकलना काफी ज्यादा मुश्किल है। रूडो पूछता अगर वो तो स्ट्रॉन्ग है तो वो हमेशा रिसेप्शन पे क्यों बैठी रहती है। एंजल बोलता है सैमू की ग्लासेस उसे आई साइड की पावर्स देते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल करके वो ट्रेस मास्टर को कैसे मारेगी। और वो खुद भी एक ऑफिस में बैठकर काम करना चाहती थी, जरूर नहीं कि हर गिवर ट्रेस मास्टर से लड़ पाए। रियो
यहाँ पे कहते डिपेंड करता है उसने अपने बाइट इंस्ट्रूमेंट को कैसे रखा है। जो बंदे अपने इंस्ट्रूमेंट की पूरी तरह इस्तेमाल करते हैं वो अटैकर बन जाती है और बाकी लोग डिफेंडर होते हैं। रोड अब उनसे कहता है उसे और भी अलग प्रकार की कीवर्ड देखने हैं और तब यहाँ पे 3 क्लीनर्स आ जाती हैं जो कि यहाँ पे टीम चाइल्ड है। रूडो उनको पहचान जाता है, इनमें से एक ने रूडो की कैंडी खाई थी इसलिए वो इनसे अपना खाना छुपा लेता है। गीता नाम की लड़की रूडो से मिलने आई होती है लेकिन रूडो से नहीं पहचानता। वो कहते हैं रूडो पहले हेडक्वार्टर में आया था तब वो यहाँ पर खड़ी हुई थी। इसका नाम गीता है, दूसरे का नाम डियर सेंटा और इनके लीडर का नाम है ब्रो सेंटा। गीता रूडो से पूछे रखती है ऊपर की दुनिया कैसी है तो ब्रो से समझाता है उसे ऐसी बातें हेडक्वार्टर के बाहर नहीं करनी चाहिए। एंजल बोलता आसपास के लोग सुन लेंगे। रूडो ऊपर से आया है और टकस नहीं बताया था उनको इन्फॉर्मेशन किसी बार में मिली थी। कोई अननोन बंदा आया और फ्री में इनको इन्फॉर्मेशन देकर चले गया। असल में वो देखना चाहते थे कि हेडक्वार्टर में घुसना कितना मुश्किल है। गीता रूडो के पीछे पड़ जाती है आखिर उसका फेवरेट काइजू कौन सा है। एंजल बोलता है ये काम भी रेडर्स का ही हो सकता है। रूडो अब दूर जाके बैठ जाता है और बोलता है और हमें और ज्यादा अलर्ट रहना होगा। तब यहाँ पे पास में बैठा एक बंदा बोलता है क्या तुम्हारे पीछे गुंडे पड़े हुए हैं, शायद से आप रेडर्स होंगे और आजकल वो किसी चीज के पीछे पड़े हुए हैं इसलिए तो संभल के रहना चाहिए। रेडर्स को अब नया बॉस मिल गया है इसलिए उनको जो भी चाहिए वो हासिल करके रहेंगे और अगर तुम अलर्ट नहीं रहोगे तो तुमसे अचानक सब कुछ छीन लेंगे। तब ये बंदा अपने पास से जूते निकालता है जिन्हें देखा पर रूडो के होश उड़ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर ये जूते एमओ के होते हैं और रूडो के सामने जो बंदा बैठा और रेडर्स का बॉस है और उसके सामने पोटल वाली लड़की बैठी हुई थी। अभी टीवी पे न्यूज आते एक बड़ा तूफान आने वाला है। ये बंदा रूडो को ये बताता है वो ये रेडर्स का बॉस है। अब वेदर रिपोर्ट हमेशा देखनी चाहिए चाहे वो किसी भी चीज के बारे में हो। तभी रूडो और बाकी सब इस बॉस के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है लेकिन तभी लड़की पोर्टल खोल देती है जिसका तरफ बॉस और रूडो दोनों चले जाती हैं। इंजन यहाँ पर रूडो का पैर पकड़ता है इसके बाद सारे लोग उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और फिर इसके बाद वो लड़की भी यहाँ से गायब हो जाती है। यहाँ पे बस गिरीश फॉल और टॉम ही रह गए थे। ये लोग यहाँ पर किसी गुफा वाली जगह पर आके गिरते हैं और इनको अपने सामने बॉस और उसके चम से दिखाई देते हैं और रूडो यहाँ पर काफी गुस्से में था। वो आगे बढ़ के पूछता उन लोगों ने एमओ के साथ क्या किया और इसी सीमा एपिसोड पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज के एपिसोड कमेंट कर जरूर बताना, वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। फैन आज हम देखने वाले हैं गाचुको तक एपिसोड नंबर 15। एपिसोड की स्टार्टिंग में रूडो रेडर्स की लीडर से पूछता है कि वो कहाँ पर है और उन लोगों ने उसके साथ क्या किया। एंजन रेडर से कहता है तुम लोग तो यहाँ पर रूडो को पकड़ने आए थे लेकिन हम लोग रूडो के साथ गिफ्ट में तुम्हारे पास आ गए। गीता एंजन से बोलते हैं कि हम लोग गिफ्ट है। रियो कहती है सभी लोगों को फ्री की चीजें पसंद है तो गीता कहती है सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है। तो जंग कहते हैं प्रॉब्लम को सही करने का अच्छा तरीका नहीं है। एंजन सभी रेडर से पूछता है तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो। रेडर्स का लीडर रूडो से कहता है कि ग्राउंड पे जितने भी लोग हैं वो लोग हमेशा अलर्ट पर रहते हैं और ये वजह जिस वजह से ये क्लीनर्स रूडो को अकेला नहीं छोड़ते और इसी रीजन में से ये लोग अभी भी तुम्हारे साथ हैं। रेडर्स का लीडर कहता है उसे पहले से पता था कि ऐसा कुछ ही हो सकता है। तब यहाँ पे अचानक से कचरा आने लगता है लेकिन यहाँ पर रूडो को कोई पकड़ लेता है और क्लीनर्स को कोड़े से काफी प्रॉब्लम होने लगती है और क्लीनर्स कोड़े के साथ ही बहने लगते हैं। जंग अपने स्टॉक में जैसे अपने आप को एक जगह पे रोक लेता है। एंजन भी अपने बाइट इंस्ट्रूमेंट की वजह से बच जाता है और कोड़े को अपनी चीज जाने दे रहा होता है। कोड़े की वजह से ये लोग अलग अलग जगह बिखर जाते हैं। अगले सीन में रूडो को एहसास होता है कि उसके साथियों में से यहाँ पर कोई भी नहीं है। रूडो रेडर्स के लीडर से पूछता है कि उसने सभी क्लीनर्स को कहाँ भेज दिया। ये बंदा बोलता है कि तुम्हारी काम की नहीं है, उसने लोगों को कहाँ पर फेंका है। और अब यहाँ पर 4 पोर्टल खुलते हैं और अब यहाँ पर जितने भी रेडर्स होते हैं वो सारे लोग अब क्लीनर्स से फाइट करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ से राजा जेवर रूडो से कहता है जो तुम्हारे साथ गिफ्ट आए थे अब उनको हम देखने जा रहे हैं और तुम यहाँ पर बॉस का एंटरटेनमेंट करना। और अब यहाँ पर रेडर्स का बॉस रूडो का अकेला होता है। वो बोलता आमा और आमा ही तुम्हारे गुस्से का रीजन है। दूसरे सीन में हमें जनका को दिखाया जाता है जिसके सामने एक पोर्टल खुला होता है। दोबारा से हमें रेडर्स के बॉस को दिखाया जाता है और वो रूडो का अपना नाम बताता है। उसका नाम है जॉर्डन टाइफोन। जॉर्डन रूडो से पूछता है कि क्या वो उसके साथ मिलकर इस पेयर को हराना चाहता है। रूडो जॉर्डन की बात सुनता है। इस बात को सुनकर वो काफी हैरान हो जाता है। जॉर्डन रूडो से ये भी कहता है जॉर्डन और रूडो के गोल एक ही हैं लेकिन जॉर्डन रूडो को यही बताता है कि आज तक उसने कभी इस पेयर को नहीं देखा है और उसके बारे में उसको कुछ नहीं पता। जॉर्डन रूडो से यही पूछता है कि वो अब यहाँ पर क्या सोच रहा है। रूडो जॉर्डन को कुछ बताता तो नहीं है लेकिन वो भी इस पेयर को नीचे लाना चाहता है यानी कि इस पेयर को खत्म करने के बारे में। लेकिन रूडो जॉर्डन से ये भी कहता है कि वो अपने क्वेश्चन को बदले ना। रूडो जॉर्डन से पूछता है उसने क्लीनर्स के साथ क्या किया और एमओ के साथ क्या हुआ है लेकिन जॉर्डन रूडो से कहता है अब यहाँ पे तुम क्वेश्चन को चेंज कर रहे हो क्योंकि जॉर्डन अपने हिसाब से रूडो को आंसर दे चुका है लेकिन अब बारी है रूडो को आंसर देने की। रूडो का समझ नहीं आ रहा था कि अगर जॉर्डन की प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है। रूडो जॉर्डन से कहता है उसको फाइट करनी होगी तो वो तैयार है। जॉर्डन रूडो से पूछता है क्या वो क्या चिंता करता है क्लीनर्स की और एमओ के बारे में और वो ये भी जानना चाहता है उसने आखिरकार क्लीनर्स को ज्वाइन क्यों किया। रूडो ये कहता है उसने क्लीनर्स को इसलिए ज्वाइन किया
ताकि वो स्पेयर में वापस जा सके। जोडो भी कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है क्या तुम सच में उनकी मदद से स्पेयर में वापस जा सकते हो। जोडो सूडो को बताता है कि इसका ये काम नहीं है कि वो लोगों को वापस स्पेयर में भेजे, वो लोग बस तुम्हारे लिए मदद कर रही है क्योंकि तुम्हारा काम उनके काम से मैच कर रहा है। जोडो ये भी कहता है जिस हिसाब से अभी का माहौल है उन सब चीजों से भी रूडो खुश नहीं है और तुम्हें अभी दोस्ती से ज्यादा कुछ और चाहिए। अब हमें दूसरे सीन में रियो को दिखाया जाता है जो अकेले एक अलग जगह पे खड़ी होती है। रियो ये भी सोच रही होती है बाकी सब कहाँ पर गए। वो यहाँ पर अपने दोस्तों को आवाज लगाने लगती है क्या यहाँ पर कोई है, लेकिन तब यहाँ पर एक लड़की आ जाती है। अगले सीन में इंजन दिखाया जाता है, इसके सामने एक रेडर होता है। अगले सीन में ब्रो सेंटा और डीएस सेंटा दिखाई जाती है जिनके सामने भी एक रेडर होता है। अगले सीन में जेवर दिखाते जो जनका के सामने होता है। जेवर जानका से कहता है तुमसे मिले काफी समय हो गया। जानका अपने बैटल को एक्टिवेट कर लेता है और उसको दिक्कत जेवर अपना बैटल एक्टिवेट कर लेता है। जानका आता है जिस समय उसके सामने आया उसके दिमाग में ये क्वेश्चन आना बंद हो गया, ये रेडर्स क्या प्लान कर रहे हैं। अब इसके दिमाग में बस ये चल रहा है मारो या मरो। अब यहाँ पर जानका और जेवर फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। जानका से लड़ते समय जेवर कुछ हरकतें कर रहा होता है। आखिरकार ये आवाजें कैसी आ रही हैं और तभी दूर जाके यहाँ पे बैठ जाता है। उसके सामने कोई चीज बुलबुले बना रही होती है। आखिर यहाँ पे ये क्या चीज है जहाँ पे बुलबुले बना रही है। चलो यहाँ पे टच करके देखा जाए। जैसे यहाँ पर वो चीज को टच करता है उससे यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्म लगती है। अब यहाँ पर जेवर के किलो होते हैं उनका यहाँ पर रंग बदल चुका होता है। जिनका नोटिस कर लेता है जेवर के जो किलो है वो सेम उसी फ्लूइड की तरह दिख रही है। जावर जनका को बताता है कि उसके राइट क्लो में पॉइजन है, लेकिन जब वो नए पॉइजन को इस्तेमाल करता है तो वो उसके लेफ्ट क्लो में आ जाती है। जेवर जनका से ये भी कहता है कि वो उसके टैक्स को कितनी देर तक रोक सकता है और ये कहते ही वो जनका की तरफ पॉइजन को फेंक देता है। अगले सीन में गीता दिखाई जाती है और वो भी यहाँ पर अकेली होती है, लेकिन तभी वो देखते उसके पास एक कॉकरोच आ गया है और वो उस कॉकरोच को देखकर काफी खुश होती है और वो उस कॉकरोच से डरती नहीं है। लेकिन हमें अगले सीन में रियो दिखाई जाती है जो कॉकरोच से काफी डर जाती है। उस कॉकरोच को भगाने के बाद रियो सामने वाले रेडर को बताती है वो कीड़े मकोड़ों से डरती नहीं है, लेकिन कभी कभी उनसे काफी डर जाती है। ये रेडर रियो से कहती है कि वो किनेल के साथ काम करती है लेकिन वो कॉकरोच को देख के डर गई। अगले सीन में जानका को दिखाया जाता है थोड़ी बहुत चोट आई होती है, लेकिन आप जेवर के अटैक को डॉज कर लेता है। अब जानका जमीन के बड़े से टुकड़े को उखाड़ कर जेवर की तरफ थ्रो कर देता है। जानका ये भी कहता है जेवर से लड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है। अगले सीन में इंजन को दिखाया जाता है वहाँ पर काफी बोर हो रहा होता है और बोलता है जो उसके सामने रेडर है वो आगे बढ़ी नहीं लड़ने के लिए। एंजल उस रेडर से बोलता है कुछ तो बोलो, मैं यहाँ पर अकेले अकेले बोर हो रहा हूँ, कम से कम ये तो बताओ तुम करना क्या चाहते हो। एंजल आप उससे बात तो कर रहा होता है लेकिन वो रेडर कुछ ही जवाब नहीं देता। एंजल यहाँ पर रेडर से ये भी कहता है कि एंजल यहाँ पर बस अकेला है और अगर रेडर पे दोस्तों को बुलाना चाहता है तो बुला सकता है और उनके साथ मिलकर अटैक भी कर सकता है। ये रेडर पे मनी मन कहता है जो उसके सामने बंदा काफी ज्यादा औसम है। दोस्तों से ब्रोसेंटा कह रहा होता है हम लोग है कहाँ पर और शायद से यहाँ पे ये गुफा है, लेकिन आप उनको ये पता हो यहाँ पर बाहर नहीं निकले हैं। ये रेडर इनसे कहता है अब इस टाइम हम अंडरग्राउंड है। दूसरे सीन में रियो अपने कम्युनिटर के वजह से दूसरों से बात करना चाहती है, लेकिन वो देखते उसका कम्युनिटर काम ही नहीं कर रहा है और ऐसा इसलिए क्योंकि वो अंडरग्राउंड में है। अब ये रेडर रियो को बताती है कि चोटर का पहला ऑर्डर ये था रोडो के साथ जो भी उसे हराना है। अब ये रेडर पर नाम बताती है, इसका नाम होता है नॉट दे। ये रेडर बार बार रियो को स्मॉल किटन बुला रही होती है। रियो उससे बोलते उसे किटन बुलाना बंद कर सकती है क्या, उसका नाम रियो रियो ही ठीक रहेगा। नॉट दे रियो से बोलती है, वो इस फाइट को लेकर सीरियस नहीं होती है तो उसके चक्कर में उसके दोस्तों को दिक्कत होगी। अब रियो फाइट के लिए तैयार हो जाती है और अपने वाइटर स्टूडेंट को एक्टिवेट कर लेती है। अब रियो से अटैक कर देती है। नॉट दे से बच तो जाती है लेकिन थोड़े से उसके बाल कट जाते हैं। रियो नॉट दे से बोलते उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रियो को अपनी सीजर पे ब्लड पसंद नहीं है, लेकिन वो उसके बालों की कोई गारंटी नहीं ले सकती। रियो से बोलते तुम्हारा वाइटर कंगा है तो, और नॉट दे अपने बालों से फाइट करती ही होगी। रियो दोबारा से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है, लेकिन फिर से हमें जानका दिखाया जाता है। जानका जेवर से कहता है वो जानता है कि जेवर ठीक है और वो छुपना बंद करके सामने आए, लेकिन आप जेवर की आवाज आई नहीं रही होती है। उससे विश्वास ही नहीं हो रहा कि उसने तेली से हरा दिया। अब जानका हवा जाके देखने लगता है कि आखिरकार हुआ क्या है जेवर के साथ। जानका देखता है जेवर अभी भी उन पत्थरों के बीच फंसा हुआ है। जेवर अब बाहर निकलता है और अब जेवर का वाइट सूट भी काफी बड़ा हो गया है। जेवर जानका से कहता है कि जानका ना उसको पूरी तरह से मजबूर कर दिया अभी पूरे पावर इस्तेमाल करने के लिए। और जेवर के वाइट सूट को देखने और जानका सोचने लगता है कि क्या अभी तक जेवर अपनी पूरी पावर इस्तेमाल कर ही नहीं रहा था। जेवर जानका से कहता है अब वो भी अपनी पूरी पावर दिखा सकता है। अब हमें अगला सीन रियो को दिखाया जाता है और वो यहाँ पे कमजोरी फील कर रही होती है क्योंकि सेडर के बॉल को छूने के वजह से बहुत ज्यादा पेन महसूस हो रहा है। रियो नॉट दे से कहती है उसके बाल बिल्कुल भी सिल्की नहीं है। नॉट दे रियो को बताती है कि एक प्लास्टिक की कंघी अगर बहुत समय तक बालों पे चलाए जाए तो वो अच्छी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बनाती है और जो उसका वाइट इंस्ट्रूमेंट है वही प्लास्टिक से बना हुआ है और नॉट दे के बालों से बिजली निकलने लगती है। इसी से एपिसोड पे खत्म हो जाता है। ऐसा लगा आज के एपिसोड कमेंट करके जरूर बताना और अगर वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक भी कर लेना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।
नए फैन कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे गाचू कुत्ता का एपिसोड नंबर 16। अब तक हमने देखा सारे किलर्स के पास रेडर्स आ जाती हैं। अब हम किथोनी को देखते हैं जो अपने पोर्टल की वजह से सभी की फाइट देख रही थी और अपने डायरी में कुछ नोट भी करती जा रही थी। ब्रो सेंटर डेयर सेंटर के पास एक बिंदुस नाम का रेडर था। ब्रो डेयर से कहता है ऐसा गुस्सा मत करो और हम तो बस खाने निकले थे, हम इसी मुसीबत में कैसे फंस गए और इसे बस साइड मिशन समझो और उस पोर्टल में कूदने का फैसला भी तुम्हारा ही था और तुम्हें भी रूडो की चिंता थी इसलिए तुम यहाँ पर आ गए। बिंदुस ब्रो सेंटर से पूछता है तुम्हारा बच्चा है क्या और तुम दोनों को देख के लगता है तुम्हारा खून का हिस्सा तो है नहीं। ब्रो कहता है जल्दी से निकलना होगा वरना डियर को नींद आने लग जाएगी। विंडोज कहता है अच्छा इसका नाम डियर है क्या, मैं इसे छोटा बच्चा बुलाऊं क्या, आखिर ये कितने साल का है। ब्रो बताता है पिछले महीने 10 साल का हुआ है। विंडोज कहता है मेरा बर्थडे पिछले महीने था, लेकिन ब्रो कहता है फिर भी तुम इससे बड़े हो और फिर दोनों हंसने लगते हैं। ब्रो विंडोज से पूछता तुम्हारी क्या कहानी है, तुम दिखने में बुरे तो नहीं लगते, तुम हमसे यहाँ पर लड़ने ही आए हो ना। विंडोज कहता है मैं जॉर्डन के ऑर्डर पर यहाँ पर आया हूँ लेकिन मेरा पर्पस और कुछ है और तुम दोनों को हराने के बाद मैं उसके और करीब पहुंच जाऊंगा। अभी ब्रो और डियर नीचे देखते हैं, उन्हें जमीन पर एक उंगली रोबोट दिखाई देता है जो कि विंडोज के पास चले जाता है और विंडोज के पास ऐसे कई सारे रोबोट थे। विंडोज कहता है उसे बस एक ही चीज चाहिए, वो है इंफॉर्मेशन क्लीनर्स के बॉस अर्का गोरकस की, उसके बारे में सब कुछ मुझे बताओ। इधर हम कॉर्वस को देखते हैं, इससे आगे सैम्यू बताती है रूडो और बाकी क्लीनर्स को रेडर्स ने किडनैप कर लिया है। ये बात हमें ग्रीस ने बताई है, हमें जल्दी से जल्दी उन्हें ढूंढना होगा। वो कॉर्वस को डांटती भी है क्योंकि वो अपना चोकर नहीं पहनता जिससे उसे कॉन्टेक्ट करने में मुश्किल होती है। कॉर्वस कहता है सभी क्लीनर्स को इकट्ठा करो और मैं पता लगाता हूँ रोड और बाकी क्लीनर्स कहाँ पर है क्योंकि मैं बहुत अच्छी खबरी को जानता हूँ। इधर ब्रो कहता है मैं क्लीनर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकता जिससे उन लोगों को नुकसान हो। विंडोज कहता है उसे इन्फॉर्मेशन अपने लिए चाहिए, तुम मुझे जो भी बताओ वो रेडर्स को पता नहीं चलेगा। तुम चाहो तो मेरे सवालों को जवाब मत दो लेकिन फिर आपने अपनी जगह से हिलूंगा नहीं और तुम यहाँ पे फंसे रहोगे। ब्रो अब उसके क्वेश्चनों का आंसर देके तैयार हो जाता है। विंडोज पूछता कि कॉर्वस को क्या खाना पसंद है। ब्रो कहता है शायद मीठा। फिर यहाँ पे विंडोज काफी सारे सवाल पूछता है आखिर इसकी एज क्या है और वो बाहर जाके क्या करता है और वो क्लियर्स के साथ कितने समय से है और क्या तुमने कभी उसको अपना बाइटर स्टूडेंट एक्टिव करते हुए देखा। इन सब के जवाब ब्रो को पता ही नहीं थे और वो सोचा था बंदूस कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा लेकिन ये तो सिर्फ मामूली क्वेश्चन पूछ रहा है। अब बंदूस कहता अब मेरी बारी जवाब देने की और अगर तुम लोग हार गए तो हम लोग तुम्हें ट्रेस मास्टर को खिला देंगे। और तुम लोगों ने नोटिस किया कि नहीं लेकिन हम रेडर्स ने कुछ ट्रेस मास्टर बनाना सीख लिया है। और सुन के यहाँ पर ब्रो चौंक जाता है, इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन ऐसी बता दी। बंदूस बताता तुम्हारी इन्फॉर्मेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। कॉर्वस को मीठा पसंद है, इसका मतलब वो भी इंसानों जैसा ही है लेकिन वो अपने बारे में सारी बातें छुपा के रखता है अपने साथियों से भी। दूसरी तरफ हम जेवर को देखती है जो कि जनका को भड़काने की कोशिश कर रहा था, तुम भी अपनी असली पावर दिखाओ। और जब मैं अपनी पूरी पावर से लड़ता हूँ जीत नहीं पाता तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है। बॉस के अलावा से तू ऐसे बंदे हो जो मुझे हार सकते हो, मैं सही बोल रहा हूँ ना, और इसलिए अपनी पावर को छुपाओ मत, मेरे अच्छे से पिटाई करो। इधर जॉर्डन रूडो सा कहता है क्रीचर्स और इंसान एक जैसे ही होते हैं, हमें किसी भी एनवायरनमेंट में रखो हम उस एनवायरनमेंट में अपने आप को ढालने की कोशिश करने लगते हैं, इसलिए मैं ग्राउंडेड हो तुम स्प्राइड, लेकिन फिर भी हम दोनों की आंखों में एक जैसा गुस्सा है। जेवन ने बताया था तुम और मैं एक जैसा स्माइल करते हैं और तब से ही मैं तुमसे मिलना चाहता था। तो रूडो कहता है ऐसा था तुम मेरे से सीधे तरीके से ही मिल सकते थे और मुझे किसी के साथ ज्वाइन होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद इस पे जाना चाहता हूँ ताकि मैं उन कमीनों को मार सकूं। अब जॉर्डन रूडो से कहता है ग्राउंड पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो स्पेयर से गिरने वाले कचड़े की पूजा करते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें हेवन से ब्लेसिंग मिल रही है चाहे वो उन कचड़े में दब के मरी क्यों ना जाए। और ये चीज बाहर वालों को अजीब लग सकती है लेकिन सिर्फ तुम्हें सिर्फ यही पता हो तो तुम्हें नॉर्मल लग सकती है और तुम इससे लड़ने की कोशिश भी नहीं करोगे। और रूडो कहता है स्पेयर के लोगों को भी सब नॉर्मल लगता है क्योंकि उन्हें बाहर की दुनिया देखी नहीं है, ये नॉर्मल करप्ट लोगों के द्वारा बनाया जाता है और लोग अंधों की तरह उन्हें फॉलो करते रहते हैं जो उनके ऊपर धीरे धीरे जहर का काम करता है और लोग उनसे बाहर निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है उन्हें एक बड़ा झटका देना। इतना कहकर जॉर्डन कॉकरोच खा लेता है और झटका खाने से लोगों की हकीकत सामने आती है और रूडो के साथ भी तो यही हुआ है। जेवर ने उसको झटका दिया था जिससे रूडो अपनी ताकत यूज करना सीख गया था और शायद से जनका जेवर से लड़ रहा है और उसके साथ ही वो यही करेगा। इधर दूसरी तरफ जेवर जनका पर अटैक कर देता है। इधर जनका सोचता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास टैलेंट भी नहीं है, मैं बस एक नॉर्मल इंसान हूँ और बस बंदों को बिल्कुल भी नहीं हरा सकता। लेकिन तभी तो लड़ने में मजा आता है और दोनों में खतरनाक टकराव हो जाती है। जनका आपस से जेवर के क्लोज से बचने की कोशिश कर रहा था लेकिन फिर भी जेवर जनका को अच्छे से पेल देता है। जनका फिर से फाइट बैक करने की कोशिश करता है लेकिन जेवर को कुछ भी नहीं उखाड़ पाता और जेवर उसको अपना एक पंजा मार देता है जिस वजह से जनका जमीन पर गिर जाता है। अब जेवर अपने क्लॉस में पॉइजन भरकर जनका के अंदर घुसा देता है जिस वजह से जनका की यहाँ पे मौत हो जाती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज के एपिसोड कमेंट कर जरूर बताना और अगर तक वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।
एएनएफएन आज हम देखने वाले हैं गाजी को तगा फिल्म नंबर 17। एपिसोड की स्टार्टिंग वही से होती है जहाँ पर जानका जेवर से पिट रहा था। तभी हम लोगों को फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ पर एक जगह होती है यहाँ पर दो बंदे बैठे होते हैं और बताया जाता है कि जनरेशन टू जनरेशन जो नेजुको क्लैन है ना, उन्होंने अपनी प्राउड को प्रिजर्व करके रखा हुआ है। और साथ में ये बंदा ये भी बोलता है तुम्हारे भाई बहनों ने भी यही करा है और लोगों ने हमेशा रूल्स को फॉलो करा है और ग्राउंड में होने वाली चीजों को संभाला है। और फिर वो बंदा पूछता है तुम्हें समझ तो आ रहा है जंका जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ? जंका बोलता है हाँ। यहाँ पर बचपन वाला जंका दिखाया जाता है। इसके बाद एक बड़ा सा ब्रिज दिखाया जाता है जो कि ग्राउंड के अंदर है और एक बहुत बॉल से ढका हुआ है और इन लोगों को ग्राउंड के अंदर बहुत सारी चीजों का फेस करना पड़ता है, जैसे टेस्ट बीस्ट हो गई, गार्बेज रेन हो गई या कई सारी खतरनाक बीमारियां। और यहाँ पे हेलगार्ड की बात भी होती है जो कि यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे एक मास्टर होता है जो कि अपने स्टूडेंट्स को बता रहा होता है जो हेलगार्ड है ना वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो इंसानों को बचाने की कोशिश करता है। और तुम लोगों को अकेडमी के अंदर काफी सारे अपोनेंट देखने को मिलेंगे, कॉम्पिटिशन देखने को मिलेंगे जिसके थ्रू तुम काफी सारी चीजें सीख पाओगे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाओगे जितनी हेलगार्ड को जरूरत है। और ट्रेनिंग को देख काफी सारे बच्चे बातचीत भी कर रहे होते हैं। इस टीचर के ऊपर द्वार से वही बोरिंग लेक्चर दे रहा है और हम लोगों को सुनने में आया है कोई अच्छा खासा स्टूडेंट हमारे बीच में आया है जो कि यहाँ पे एक फीमेल है और यहाँ पे जंका इनके पीछे से निकल रहा होता है और वही सब सुन भी रहा होता है। और ये लोग जंका के औरों को देख काफी इम्प्रेस भी होते हैं और ये लोग यहाँ पे जंका के डैड के बारे में बात करते हैं। वो काफी फेमस आदमी था और यहाँ पे हमें पता चलता है जंका जो क्लैन था वो नेजुको ही क्लैन था। उनके हाउस से आने वाले बच्चों को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है हेलगार्ड के अंदर। और ये लोग यहाँ पे ये भी कहते हैं जंका काफी अलग है, उसके मार्क्स भी काफी अच्छे आते हैं और वो काफी स्ट्रॉन्ग भी दिखता है और यहाँ पर वैसे भी क्लास का टॉपर है तो ये जल्दी गोल्डन चेयर भी ले लेगा। और वैसे भी अब जैसे नॉर्मल बच्चे रेंट बच्चों को कैसे हरा पाएंगे। इसके बाद हमें जंका को दिखाया जाता है जहाँ पे सच में काफी ज्यादा मेहनत करता है ताकि वो लोगों की तरह कमजोर ना रहे, क्योंकि वो शुरुआत से अपने ऊपर काम करते हुए आ रहा है और वो जल्दी से क्लास के टॉप पे जाना चाहता था। इसके बाद जंका अपनी क्लास में आके बैठ जाता है और यहाँ पे टीचर भी आता है जो क्लास में आके बताता है आजकल यहाँ पे क्राइम ज्यादा ही बढ़ चुके हैं और क्राइम भी आजकल गिवर्स कर रहे हैं, इसलिए अब हेलगार्ड को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा ताकि वो लोग कई वर्ष सामने खड़े हो सके। और यहाँ पे इन समय 3 साल की कड़ी ट्रेनिंग करी होती है और यहाँ पे टीचर चाहता था इनमें से कोई नेट एंड बाहर निकल के आए और तभी हमें एक लड़की दिखा जाती है जहाँ पे स्पेशल केस के वजह से इस क्लास में ट्रांसफर किया गया है। ये लड़की स्लम्स में बड़ी हुई है लेकिन जो उसकी स्किल्स है वो काफी कमाल की है और लड़की को देखने में जंका अपने बारे में बहुत कुछ समझ पाता है। इसके बाद हमें एक चेयर के बारे में बताया जाता है जहाँ पे गोल्डन चेयर है जो की बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर को मिलती है। इसका हमें फाइट का सीन दिखाया था जहाँ पे जंका उस लड़की का हाथों में खड़ा होता है और यहाँ पर सभी लोग सरप्राइज होते हैं इस लड़की को देखकर और यहाँ पे टीचर भी काफी ज्यादा इंप्रेस होता है। वो ये कहता तुमने पहली बार में सभी स्टूडेंट्स को हरा दिया, इतना तो यहाँ पर मैंने सोचा भी नहीं था, तुम गोल्डन चेयर पे बैठने के हकदार बन सकती हो हायो। लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चे जंका से भी घबरा रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर वो दिखावा भी नहीं करता है, लेकिन फिर इस लड़की को देखने को काफी गुस्सा आ रहा होता है। असलम से आई लड़की हम लोगों को कैसे हरा सकती है। यहाँ पे लोग काफी ज्यादा परेशान भी होते हैं क्योंकि उस लड़की ने लोगों को आराम से हरा दिया। कई लोग यहाँ पे काफी इंप्रेस भी होते हैं क्योंकि उसने जंका को हरा दिया, लेकिन हमें यहाँ पर जंका को दिखाया तो काफी शांति से खड़ा होता है और उस लड़की के बारे में अच्छी बातें बोलकर से निकल जाता है। और फिर हमें अगले सीन में जंका को दिखाया जाता है जहाँ पे काफी गुस्से में होता है और फिर हमें वो फाइट भी दिखाई जाती है जहाँ पे जंका और हाय लड़ रहे होते हैं। यहाँ पे दिख रहा तो जंका को कितना बुरा लग रहा है उसके तरह कमजोर होने के कारण। और यहाँ पर जंका अपने सर को पत्थर से मार रहा होता है और यहाँ पर वो यही कहता है मैं ही नंबर 1 हूँ, मैं उससे यहाँ पर हार नहीं सकता। और यहाँ पर लड़की आके कहती तुम्हें नक्स तो खून निकल रहा है और यहाँ पे फिर से जंका गुड बॉय बनने की कोशिश करने लग जाता है और यहाँ पे वो लड़की पानी पीने लग जाती है और यहाँ पे जंका उसकी तारीफ करने लग जाता है तो मैं तो आपको गोल्डन चेयर जरूर मिलनी चाहिए। और यहाँ पर लड़की पूछती है गोल्डन चेयर पे बैठने से होता क्या है और यहाँ पर जंका को ज्यादा कुछ तो पता नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर वो यही बताता है जितने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बंदे रहे हैं हम उस चेयर के हकदार रहे हैं तो कुछ तो बात होगी शेयर के अंदर। तो वो लड़की होती तुम भी तो चेयर पे बैठना चाहते हो आखिरकार क्यों, ताकि तुमसे लोग इंप्रेस हो, आखिरकार तुम्हारा रीजन क्या है चेयर पे बैठने का। और ये सारी बातें बोल के वो लड़की निकल जाती है और यहाँ पे क्लास में बैठकर जंका यही सोच रहा होता है ऐसे किसी दूसरे के आने के वजह से सब कुछ चेंज हो जाता है और जो फेक चीजें होती है कैसे बदलना शुरू हो जाती है क्योंकि यहाँ पर वो फेक थी इसलिए वो चेंज हो रही है, जिसमें से जंका को यहाँ पर काफी खराब लग रहा होता है। अब दौर से क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उनका टीचर के सामने आता है कुछ हथियार लेकर और कहता है आगे आओ और जो वेपन तुम्हें शूट करता हो वेपन ले जाओ, क्योंकि हेलगार्डन के लोगों को वेपन यूज करना आना चाहिए और खुद से वेपन चूज कर लेना काफी ज्यादा मुश्किल है। और यहाँ पे टीचर बच्चों को परखना चाहता था ये कितना स्मार्ट है और यहाँ पे जंगा ये सोचा था मैं कितना बेकार हूँ, जो कि यहाँ पर मैं सोचता था मैं इन फेक लोगों से बेटर हूँ। अब यहाँ पे सीन चेंज होता है अब हमें इंजन दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर यही कह रहा होता है अच्छा आप अकेडमी तुम्हारे लिए वेपन से रिलेटेड भी क्लासेस देती है और तुम वेपन को चूज भी कर सकते हो, लेकिन फिर तुम इस गड्ढे के नीचे क्या कर रहे हो और यहाँ पर तुम 3 दिन से इस गड्ढे के अंदर ही हो और तुम यहाँ पर बेहोश में भूख की वजह से। यहाँ पे जंगा ये कहता है यहाँ पे गड्ढा देखा और इसके अंदर आने का उसका मन हुआ, लेकिन आप मुझे समझ नहीं आ रहा क्या से बाहर कैसे निकले। और यहाँ पे इंजन कहता है चलो ठीक है मैं कुछ खा ही लेता हूँ और यहाँ पर बैठ कर कुछ खाने लग जाता है। यहाँ पर जंगा ये बता जब लोगों ने वेपन चूज करे तो लोगों ने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन को चूज करा और जंगा को भी लगा वो भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन को चूज करेगी तो आपस में ये सोचा उसके अपोजिट करेगा। उसने आपस ऐसी चीज उठाई जो बेकार दिख रही थी और जहाँ पर वेपन तो दिख ही नहीं रही थी और उसने अपने ये सुना तो सबसे अच्छा वेपन होता है वो सबसे बेकार दिखता है। तो यहाँ पर इंजन पूछता है क्या वो अच्छा
ऐसा वेपन नहीं था तो तुमने चूज करा। तो यहाँ पर जंगा ये कहता है वेपन ही नहीं है। तो यहाँ पर जंगा ये कहता है छड़ी गलती से यहाँ पर मिक्स हो गई वेपनों के बीच में। और जिस तरीके से वो मुझे देख रहे थे मुझे यहाँ पर काफी बेकार लग रहा था। और इसके बाद सभी लोग हायो के वेपन चूज करने का वेट करने लग गए और हायो ने चूज करा एक शॉट को, जिसके बाद यहाँ पर जंगा अपने आप को उल्टे सीधा बोलने लग जाता है। तो आपने पता चल चुका है जंगा यहाँ पर क्यों बैठा हुआ है, वहाँ पर शर्मिंदा की वजह से यहाँ पे बैठा हुआ है। और यहाँ पर जंगा को लगता था वो नेचुरल है। और यहाँ पर जंगा को पता चल चुका था तो नॉर्मल बंदा होता है वो नेचुरल टैड नहीं बन सकता है। और वहाँ पे ये सोचता है उसका किल खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर एंजल ये बोलता है क्या तुम्हें सच में ये लगता है एक नॉर्मल बंदा लेकिन नेचुरल टैड को नहीं हरा सकता है। तो एंजल ये बोलता है तुम नेचुरल टैलेंट नहीं हो तो तुम बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो, और वैसे भी तो जो मिला तुम रखने वाले हो ना अपने पास, और वैसे तुमने स्टिक को अपने हाथ ही पकड़ रखा है ना। तो कई सारे लोगों ने सड़ी को पकड़ा फेंक दिया होता लेकिन अभी भी तुम सड़ी के साथ हो। और अगर लोग कुछ भी कहते रहे और अगर तुम अपने वीकनेस को खत्म कर दोगे तो तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। इसके बाद ऐसे एंजल जाने लग जाता है और कहता खुद यार फिर से यहाँ पर मैं इस मिठाई को खाने वापिस आऊंगा और मैं जानता हूँ तुम एक दिन जरूर दिखाओगे। ये छड़ी गिफ्ट है। हमें यहाँ पे एंजल के साथ रियो भी दिखाई जाती है। एंजल यहाँ पे सब कुछ तरीका से निकल जाता है और इसके बाद यहाँ पे जंगस गड्ढे से बाहर तो आता है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जंगा उठने की कोशिश कर रहा होता है और अपनी छड़ी को अपने पास बुलाता है और वहाँ पे यही कहता है जब तक नहीं बनने वाला जब तक आप लोगों को प्रूफ नहीं कर देता और मैं तुम्हें दिखा कर रहूंगा एक नॉर्मल बंदा क्या कर सकता है। हम यहाँ पे दोबारा से सीन चेंज होता है और यहाँ पे जंगा दोबारा से लेटा होता है और यहाँ पे अपने मन में सब बोल रहा होता है और यहाँ पे जेवर चारों तरफ घूम रहा होता है और नाच रहा होता है कि उसने जंगा के अंदर अपना पॉइजन घुसा दिया है। और यहाँ पे जेवर यही बोलता है जो टॉक्सिन मैं तुम्हारे अंदर डाला है ना वो मुझे एक बंदे से मिला है जो मुझे मारना चाहता था। और यहाँ पे जहर लोग इल्यूजन दिखाता है जिसके बाद लोग अपने होश में रहते हैं बोल भी नहीं पाते कुछ। और यहाँ पे जहर अब नोटिस करता है उसका पूरा शरीर यहाँ पे दर्द कर रहा है क्योंकि जंग का अच्छी तरीके से पेला है। और यहाँ पे जेवर एक आता मुझे ये लग रहा था तुम तो आप मुझे बराबर की टक्कर दोगे लेकिन यहाँ पे तो काफी जल्दी खत्म हो गया तो मुझे दूसरे क्लीनर के पास जाना चाहिए मजे के लिए। और यहाँ पे मैं जंग का दर्द में देखने को ही मिल रहा होता है। और यहाँ पे जब उसके बगल में बैठकर हंसने लग जाता है। अब हमें गीता दिखाई जाती है जो कि गड्ढे से निकल रही होती है और जिस जगह पे वो निकलती है वहाँ पर कोई भी नहीं होता है और उसे यहाँ पे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ से वो कैसे निकलेगी। और यहाँ पर कॉकरोच को अपने हाथ में रखा होता है उसका यहाँ पर ये दोस्त उसको यहाँ से निकलने में मदद करेगा। और यहाँ पे कॉकरोच उसको लेके जा भी रहा होता है और यहाँ पर जगह पे पहुंचती भी है जहाँ पे एक बड़ी सी चीज चमक रही होती है और उस पर कई सारे हाथ लटके होते हैं हथियारों के साथ। और दूसरी तरफ जेवर जंगा को घसीट के लेके जा रहा होता है रैस बीच को खिलाने के लिए। यहाँ पर जेवर अपना को जीता मान रहा होता है और फिर सीधा थोड़े पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताना और अगर तो वीडियो देखना सब्सक्राइब जो कर देना वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। नए फ्रेंड आज हम देखने वाले हैं गाजी कुत्ता का एपिसोड नंबर 18। अब तक हमने देखा गीता किसी अजीब चीज के सामने पहुंच चुकी होती है और दूसरी तरफ जेवर जनका को घसीटते हुए टेस्ट बीस्ट को जनका को क्लाइन ले जा रहा होता है और ये सोच के खुश होता है कि वो उसे शाबाशी देगा। लेकिन तब इसके पैर पर एक गोली लगती है। गोली की आवाज एंजन को भी सुनाई देती है और जो रेडर एंजन से लड़ने आया था वो खुद डरा हुआ था। वो कहता लगता सबने अपनी फाइट खत्म कर दी है और अगर मैंने जल्दी नहीं की तो मैं सबसे लास्ट आऊंगा लेकिन मुझे फाइट स्टार्ट करना तो आता ही नहीं। ये बंदा काफी डरा हुआ लग रहा था। ये बंदा एंजल से बोलता है मेरा नाम फू है और मेरे बॉस ने कहा था और जो यहाँ पे क्लियर्स आएंगे उनका सेक्रीफाइस करेंगे और उसके बॉस ने कहा था उसे सबसे पहले ये करना है। और वो अपने बॉस के बारे में सोच के काफी ज्यादा डर जाता है और वो एंजल से बोलता चलो फाइट स्टार्ट करो। अब एंजल कुछ देर सोचने के बाद बोलता है नहीं। अब हम कुछ समय पहले का टाइम देखते हैं जब रियो नॉर्दे फाइट कर रही थी। नॉर्दे अपने बालों से रियो को झटका देने की कोशिश करती है लेकिन रियो बच जाती है। नॉर्दे दोबारा से अपने बालों को कंघी कर उनमें बिजली बना लेती है। रियो भागकर छुप जाती है जिससे नॉर्दे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मेरा सामना करो डरपोकों की तरह चुपको मत। लेकिन तब इसके बालों की बिजली खत्म हो जाती है जो देखकर रियो उसके बाल को काटने आती है। वो समझ गई थी कि नॉर्दे के बाल कुछ समय तक बिजली बनाते हैं लेकिन नॉर्दे ने अपने बालों कटने से बचा लिए थे और वो रियो पर अटैक करके उसे दूर फेंक देती है। वो कहती है रियो ने सही समझा उसके बाल कुछ समय तक ही बिजली बना सकती है और वो 1-2 मिनट से ज्यादा बिजली नहीं बना सकते। रियो कहती है उसकी कमजोरी जानकर काफी खुशी हुई। नॉर्दे कहती है कमजोर होने के बाद वो फाइट कर सकती है क्योंकि वो एक फाइटर है। और इतना कहकर वो अपने हाथ पे चलाने लगती है। उसे फाइट करते देखकर रियो बोलती है नॉर्दे आखिरकार काम क्या करती है। नॉर्दे बताती हुए कैसे विलेज से है जहाँ पे सिर्फ औरतें रहती हैं और उनके बॉडी ट्रैप का नाम था सीलिया। रियो कहते हैं इसके बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना। तो नॉर्दे बताते उसे काफी समय पहले डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। अब रियो भी अपनी कैची वापस रख लेती है और हाथों से फाइट करने लग जाती है। दोनों काफी समय तक लड़ती हैं और रियो नॉर्दे के मुंह पे एक मुक्का मार देती है। तो नॉर्दे अपने बालों को कंघी से चार्ज कर लेती है तो रियो भी अपनी कैची फेंक कर उसे मारती है और इसके बाद काफी समय तक
दोनों लड़ती रहती हैं और दोनों यहाँ पे काफी घायल हो चुकी होती हैं। रियो कहती है अगर कोई यहाँ पे मदद के लिए चिल्लाए तो कोई सुनेगा क्या? नॉर्दे कहते हैं नहीं, ऐसा कोई भागने का रास्ता नहीं है, तुम्हें भी तुम्हारे साथियों की तरह सेक्रीफाइस कर दिया जाएगा। रियो कहती है मतलब कि यहाँ पे किसी को सुनाई नहीं देगा। इसके बाद अपनी बंदूक निकालती है और नॉर्दे को गोली मार देती है। नॉर्दे पूछते उसने आखिर ऐसा क्यों किया? तो रियो कहते हैं इन जनों से मना किया है, अब मैं किसी को मार नहीं सकती, लेकिन तुम फाइट में काफी अच्छी हो इसलिए मुझे अपनी गन निकालनी पड़ी। अच्छी बात है यहाँ पर ये हमें कोई यहाँ पर सुन नहीं सकता और मुझे आके अपने दोस्तों की मदद भी करनी है। मेरा वाइट स्टूडेंट से मेरी कैची है, लेकिन मैं फिर से उन पर ब्लड नहीं लगा सकती और ये प्रॉमिस मैंने काफी समय पहले किया था। ये गन मुझे मेरे पिछले बॉस ने गिफ्ट करी थी। नॉर्दे बोलते इसका मतलब तुम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किलर हो। रियो कहती है तुम सीक्रेट रखना, इंजन से यहाँ पे मैंने वादा किया इसलिए तुम्हें जान से नहीं मारूंगी और तुम यहाँ पे हिल नहीं सकती, लेकिन तुम्हारे साथ आगे तुम यहाँ पे बचा लेंगे। और जल्दी बताओ मेरे बाकी साथी कहाँ पर है? नॉर्दे को लगा क्लियर्स में सारे अच्छे लोग होते होंगे, लेकिन इसमें कुछ हरामी लोग भी हैं। नॉर्दे बताती बाकी लोगों की लोकेशन बॉस और वो पोर्टल वाली लड़की जानती है। और यहाँ पर जितने भी पाइप आपस में जुड़े हुए हैं। जाने से पहले रियो रूडो के बारे में भी सोचती है। आप हमें प्रचंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रियो ने जेवर को गोली मार दी है, वो उसके हाथों पर गोली मारती है जिससे यहाँ पर जेवर की हालत काफी खराब हो जाती है। रियो का तुम जैसा हरामी आदमी तो नहीं मरेगा। वो जनका को देखते जिस पर अभी भी जहर का असर था और वो उसको उठाकर असर जाने लगती है। इधर कतरन जेवर को आके बताती है जेवर यहाँ पर जीत गया और नॉर्दे हार गई है और वो अभी तक फाइट भी स्टार्ट नहीं करी है। बुंदू संता से बात कर रहा है और क्लियर्स के बॉस के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश कर रहा है। इतना क्या यहाँ से वो निकल जाती है और फिर यहाँ पर वो रूडो के नीचे पुटल खोलती है और उसको हवा पर खींच कर उसी अजीब जगह पर पटक देती है जहाँ पर अजीब सा रेड कलर का गोला है। रूडो गुस्से में बोलता कि तुम मुझसे चाहते क्या हो? जोडर कहता है मैंने तुम्हें ऑफर दिया था, स्पेयर को बेसाथ मिलकर बर्बाद करना चाहते हो कि नहीं, लेकिन अब तक तुमने उसको कोई भी जवाब नहीं दिया है और वो कहता तुम्हारे इतना भी दिमाग नहीं है क्या? ये सुनकर यहाँ पर रूडो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। हम देखते हैं गीता भी इस कमरे में छुपी हुई थी। अब जोडर उस लाल चीज के पास जाता है और एमओ के जूते चिपका देता है उस पर। जोडर कहता है वॉचमैन सीरीज के जूते हैं, सेम तुम्हारे गिलाफ और मेरे कोट की तरह है और मैं खुद की वॉचमैन सीरीज बनाना चाहता हूँ। और ये एपिसोड इसी सीन में खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट कर जरूर बताना और अगर वीडियो देख लो तो इसका जरूर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फैन आज हम देखने वाले हैं गाजू कुत्ता का एपिसोड नंबर 19। अब तक हमने देखा जॉर्डन रूडो को लेकर उस अजीब सी लाल जगह पे ले आता है और वो बताता है खुद की एक वॉचमैन सीरीज बनाना चाहता है। इतना कहकर वो एमओ के जूते से लाल चीज से चिपका देता है और वो जूते चमकने लगते हैं। जॉर्डन कहता है तुम्हारे ग्लव, मेरा ये कोट और ये जूते सारे वॉचमैन सीरीज का हिस्सा है और ये वॉचमैन सीरीज बाइटर्स वर्ड से बहुत पहले की है और इनके अंदर बहुत ज्यादा पावर होती है। जॉर्डन ने बहुत कोशिश करी लेकिन वो वॉचमैन सीरीज का कोई नया बाइटर स्टूडेंट नहीं बना पाया, लेकिन सब एक्सपेरिमेंट के बीच में उसने एक नई चीज खोज ली। उसके पास एक चार्म था जिसे वाइट स्टूडेंट बनाने में नाकाम हो गया और उसको ऐसे कचड़े में फेंक दिया और उस चार्म ने अपने आसपास के कचड़े से अपने आप को टेस्ट मोस्टर बना लिया जो दिखने में बाकी टेस्ट मोस्टर जैसा ही था। और रूडो ने वैसा कोई टेस्ट मोस्टर जरूर देखा होगा। रूडो को याद आता जब वो रियो के साथ एक टेस्ट मोस्टर को मारने गया था, टेस्ट मोस्टर के अंदर से एक वाइट स्टूडेंट निकला था, यानी कि उसे भी जॉर्डन ने बनाया था और अभी भी एक लोग टेस्ट मोस्टर के अंदर है जो उनको उड़ाकर स्पेयर के अंदर लेके जाएगा। और ये बड़ी सी लाल चीज मोस्टर का कोर है। अब हमें बचपन वाला रूडो दिखाया जाता है। जब रूडो छोटा था उसके हाथ रेड थे और आसपास के लोग उसे कातिल का बेटा बुलाया करते थे और कहते थे इसे पेट में फेंक देना चाहिए। और तब रैप्टर रूडो के पास आया था और उसने रूडो को पाला और अपने घर में जगह दी, लेकिन रूडो को रोज बुरे सपने आया करते थे और उसके हाथों में बहुत दर्द होता था। रैप्टर उसके हाथों में पट्टी बांधी लेकिन जब इससे कुछ नहीं हुआ। और तब रैप्टर रूडो के लिए गिलाफ लेके आया, शायद से गिलाफ से रूडो को कुछ राहत मिले। और रैप्टर के पास एक बुक भी थी जिसमें वॉचमैन सीरीज का सिंबल बना हुआ था और रूडो इसमें हैरान हो जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट वॉचमैन सीरीज का हिस्सा है और इसके और भी पार्ट होंगे। और सोचने वाली बात ही है रैप्टर के पास ये गिलफ कहाँ से आए। जॉर्डन ये बोलता है एक स्प्राइट जिसे वाइटर स्टूडेंट के बारे में कुछ पता भी नहीं था, उसके पास वॉचमैन सीरीज के गिलफ है और एक गीवर बनने का आदमी पागल नहीं हुआ। रूडो पूछता कि ये क्या हो रहा है तो जॉर्डन बताता वॉचमैन सीरीज के सारे पार्ट एक इंसान इस्तेमाल करता था। तुमने जरूर ये महसूस किया होगा इनमें कितना पावर है और एक अकेले आदमी इतनी पावरफुल चीज को बनाया था, तो सोचो उसकी जिंदगी का क्या हल होगा। हर चीज का कोई आदमी इस्तेमाल करे जिसकी जिंदगी में जरूरत का सब कुछ होगा तो उसकी पावर उसको पागल कर देती है। रूडो कहता है गिलाफ मेरे पास काफी समय से है, मैं तो पागल नहीं हुआ। जॉर्डन कहता है क्योंकि हम दोनों अपनी इंसानियत को खो चुके हैं, इसीलिए हम इसकी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सोचो एक इंसान सारे पार्ट्स का इस्तेमाल करे तो क्या होगा। और मुझे अपना गोल पाने के लिए जानना है और वो अपने एक्सपेरिमेंट से वॉचमैन सीरीज तो नहीं बना पाया, लेकिन इसमें टेस्ट मोस्टर बनाना सीख लिया और ये सब सिर्फ एक्सपेरिमेंट था। जॉर्डन का रूडो से मिलना, उसके साथियों को यहाँ पर लाना, ये सब उसी का प्लान था। और हम लोग अब टेस्ट मोस्टर में उड़कर बॉर्डर को पार करेंगे और स्प्राइट पहुंचेंगे। अब वो टेस्ट मोस्टर हिलना शुरू कर देता है
है। गीता जब तक शांत थी, जब वो ये सुनती है वो टेस्ट मास्टर के अंदर है और वो खुश हो जाती है और जो चिल्लाने लग जाती है। दूसरी तरफ एंजल को महसूस होता है पूरी जगह हिल रही है। वो कहता था मैंने फाइट भी स्टार्ट नहीं करी और बॉस ने उड़ना भी शुरू कर दिया। वो एंजल से बोलता जल्दी से मेरे पर अटैक करो, लेकिन यहाँ से एंजल जाने लगता है और बोलता मुझे अपनी टीम को ढूंढना है। वो कहता है यहाँ से मत जाओ, मैं तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तुम मुझे कोई ऑर्डर ना दे। एंजल बोलता है मैं तुमसे जब तक नहीं लड़ूंगा जब तक मुझे यहाँ से भर जाने का रास्ता न मिल जाए और मेरे साथियों को पता न लग जाए। वो जोर से बोलता है तुम दीवार तोड़ोगे तो आराम से टूट जाएगी और हम लोग टेस्ट बीस्ट के अंदर है और तुम्हारे दोस्तों की लोकेशन तो मुझे भी नहीं पता। ये सुनकर एंजल काफी शौक हो जाता है। इधर बंदूक भी ब्रो और सेंटा को बता देता है वो टेस्ट मास्टर के अंदर है और वो उड़ने वाला जल्दी बॉर्डर पास कर लेंगे। ये सुनकर डियर लड़ने को तैयार हो जाता है। इधर एंजल बोलता है इंसान से लड़ना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन हम टेस्ट बीस्ट के अंदर देखो हमारा कमाल। ब्रो और डियर दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। ब्रो का बाइटल उसके सर पे बंधा कपड़ा है और डियर का मुंह पर लगा पैसिफायर। ब्रो कहता मुझे लगा था कि हम अंडरग्राउंड है और मैं ना कभी सोच रहा था कि इतना बड़ा टेस्ट मास्टर भी हो सकता है और वैसे मेरा मार्क्स यहाँ पे सांस कैसे ले पा रही है। मैंने सुना था इतना बड़ा टेस्ट मास्टर होता तो टॉक्सिक होता है। बंदूक कहते हैं बाकी टेस्ट बीस्ट के मुकाबले अलग है और असली वजह तो उसे भी नहीं पता। ब्रो अब डियर को अपने कपड़े से बांध देता है और जोर से दीवार की तरफ फेंक देता है। बंदूक कहता है कि कर ये क्या करने वाला है, क्या ये पंच मार के दीवार तोड़ेगा क्या। डियर दीवार के पास पहुंचकर मुक्का मारता है लेकिन दीवार को कुछ भी नहीं होता और वो पंच लगातार मारता ही रहता है। बंदूक कहता है सर रोको मुझे हंसी आ रही है। ब्रो बंदूक को अपने कपड़े से बांध लेता है और कहता है किसी बच्चों को भी रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करते रहते हैं। अब बंदूक पीछे मुड़कर देखता है कि डियर के मुक्के धीरे धीरे दीवार टूटने लगी थी। ब्रो कहता है जितने बार पंच मारेगा उसकी पावर डबल होती रहेगी और ये उसकी बॉटल की पावर। और ये एपिसोड इसी सीन खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज के एपिसोड कमेंट कर जरूर बताना और अगर तो वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये नए फैन आज हम देखने वाले गाजू को तो फैन नंबर 20। अब तक हम देखो कि को पता चल जाता है ये लोग एक टेस्ट मास्टर के अंदर है। ब्रो और डियर फाइट करने के लिए तैयार थे। ब्रो डियर को पकड़ के दीवार की तरफ फेंक देता है और डियर लगातार दीवार पर मुक्के मारने लग जाता है और कुछ समय बाद दीवार पर दरारें पड़ने लगती है। ब्रो बताता है डियर जितनी बार मुक्के मारता है उतना पावरफुल होता चला जाता है। अब डियर पंच मार के दीवार तोड़ देता है लेकिन दूसरी तरफ कुछ भी नहीं था। इसका मतलब यहाँ पे लोग ऐसे तो बाहर नहीं जा सकते। बंदूक सब हंसने लग जाता है और अपना बैटल एक्टिवेट कर देता है जो होता है उसका नकली हाथ। अब बंदूक के अंदर से लोहे के हाथ निकल आते हैं जिनकी वजह से अपना को छुड़ा लेता है और कहता तुम क्या टेस्ट बेस्ट को मार के बाहर निकलने वाले थे क्या, लेकिन अब मैं तुम्हें रोकूंगा और इसका मुझे इनाम मिलेगा। लेकिन तभी ये जगह जोर से हिलने लग जाती है और ये तीनों दूसरी तरफ गिरने लग जाती है क्योंकि दूसरी तरफ टेस्ट मास्टर उड़ने के लिए तैयार था। बंदूक कहता है बॉर्डर तक जाने से पहले मुझे फाइट खत्म करनी होगी। वो अपने बाटल स्वेट की मदद से डियर को खींच लेता है और कहता है अपना काम निपटा कर अपने घर वापस जरूर जाएंगे। बिल्कुल उसी दिन की तरह बंदूक अमन पे हवा में हमला करने लग जाता है लेकिन तब इनके पास एक कार आके गिरती है और तब ये तीनों उस पर बैठ जाते हैं और ये कार बड़ी स्पीड से नीचे जा रही थी और ये तीनों काफी डरने लग जाते हैं क्योंकि किसी चीज से टकरा ना जाए। और डियर तो बेहोश हो गया था और कार से बाहर गिर जाता है लेकिन बंदूक उससे पकड़ लेता है ताकि वो ड्राइविंग को ध्यान दे। लेकिन मुझे तक कार का स्टीयरिंग गायब हो गया था। बंदूक अपने लोहे के हाथों की मदद से गाड़ी के आगे आने वाले कचरे को हटाता है और वो अपने बैटल सूट की मदद से गाड़ी को एक टनल में डाल देता है और इस टनल के अंदर इंजन भी खड़ा हुआ था। जब तीनों को कार में देख काफी हैरान हो जाता है और बोलता तो अपने एनिमी के साथ कार में क्यों बैठे हो। बंदूक देखता है फू जमीन पे पड़ा हुआ है और वो पूछता है उसने एंजल को अभी तक हराया क्यों नहीं। वो कहता उसने अभी तक मेरे पहले अटैक करा ही नहीं। और जब उसने एंजल को बताया हम टेस्ट मास्टर के अंदर है और तब उसने वाइट इंस्ट्रूमेंट एक्टिवेट किया था और मुझे लगा मेरे पे अटैक करेगा लेकिन फिर वो अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए निकल गया तो उनके बीच कोई फाइट हुई नहीं। वो एंजल से बोलता है जल्दी से जगह से बाहर निकलना होगा वरना हम सब यहाँ पर मारे जाएंगे। टेस्ट भी उड़ते हुए बॉर्डर पार करने वाला है और बॉर्डर पार करते वक्त तो लोग मारे जाते हैं ना। अब एंजल को रूडो की याद आती है। ये बहुत अच्छा मौका है रूडो को इस पर भेजने का। वो कहता है जल्दी से बाकी लोगों को ढूंढ कर भी बताना होगा लेकिन तभी डेर के चक्कर से आवाज आने लगती है। उससे सैमुअल ने कांटेक्ट किया था। रेंजर ने बता देता है कि टेस्ट मास्टर के अंदर है और हमारे साथ 2 रेडर्स भी हैं जिनके साथ अभी हम लड़ रहे हैं और हम सब शायद से हम मरने वाले हैं। बॉर्डर पार करने के बाद सैमी बोलते तुम सब नीरस हो और जल्दी साफ करो वहां से निकलो और तुम्हारे होते हुए किडनैप कैसे हो गए और तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए और तुम लोग अभी अंडरग्राउंड नहीं हो और तुम्हारे चौकर से कांटेक्ट क्यों नहीं हो रहा था। रेंजर बोलता मुझे नहीं पता और ऊपर जानकारी हो अभी भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। सैमी बोलते फिर तुम लोग ढूंढोगे कैसे। एंजल बोलता मुझे एंजल नाम जाता उसका मेरा बड़ा एहसान है। पुरानी भाषा में एंजल मतलब लोगों को जोड़ने वाला और मैं सबको अपने साथ लेके आऊंगा। सैमी बोलते ठीक है मुझे तुम्हारी लोकेशन पता चल चुकी है और बाकी किलर्स तुम्हारे पास पहुंचते ही होंगे। उसके खबर इन्होंने सब कुछ बता दिया है। दूसरी तरफ जॉर्डन और रूडो भी उल्टे लटक रहे थे और गीता नीचे गिर गई थी। जॉर्डन कहता है रेस्ट स्टॉर्म हर 6 साल में एक बार आता है और ये आज का दिन है और टेस्ट मास्टर तू बनकर उड़ने के लिए बनाया गया है और मैं तुम्हारी बलि नहीं दूंगा कि तुम
तुम्हें स्पेयर के बारे में बहुत कुछ पता है और ध्यान से सोचो, मैं तुम्हें स्पेयर ले जा सकता हूँ और ऊपर जाकर तुम्हारा बदला पूरा कर सकते हो। ऑयल क्लियरेंस ने तुम्हें क्या दिया है, लेकिन काम सिर्फ टेस्ट मास्टर को मानना है। तुम उनके साथ सिर्फ टाइम पास करते रहोगे और अपने गोल को कभी नहीं पा पाओगे। और मेरी बात मानो, अपने ध्यान से फालतू कचड़े को बाहर निकाल दो। रूडो अपना हाथ आगे करता है और कहता है मैंने ग्लव्स का एक नाम दिया है और वो है 3R। इंसान में कचरा कुछ भी खराब नहीं होता है और तुमसे आज मिलना भी कुछ खराब नहीं था। और मुझे एहसास हो गया मेरे पास कुछ है जो तुम्हारे पास नहीं है। वो है एक टीम जिन्हें मेरी तरफ हाथ बढ़ाया था। और रूडो भी सभी साथियों को याद करता है और मैं उनके लिए कुछ नहीं था, सिर्फ एक गुस्सैल लड़का जो सिर्फ गुस्से में रहता है। और लोगों ने मुझे घर दिया जबकि मैं एक्सपेराइट हूँ और मुझे रखने खतरे से खाली नहीं था और मुझे फिर भी अच्छे से ट्रीट किया। ग्राउंड या स्पेयर रेक्टो के अलावा कोई मेरे से अच्छे से पेश आया है, वो है क्लीनर्स। मैं अपने गुस्से और बदले को कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन अब वो क्लीनर्स के साथ रहना चाहता है और मुझे करना चाहता है, मुझे लेते ही अपना बदला पूरा करना चाहता है। और इतना कहकर अपना हाथ छोड़ देता है और नीचे गिरने लग जाता है। और इतना स्लो जोड़ल भी उसके पास आता है और रूडो को पकड़ लेता है और उसे रूडो की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और रूडो को इसकी सजा मिलेगी। रूडो कहता तुम्हें मेरी टीम से जलन हो रही है। जोडल कहता आखिर तुम्हारी टीम है का। और तब इनकी वजह से धमाका होता है और एंजन यहाँ पे आ जाता है और 80 सीट का एपिसोड पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट कर जरूर बताना और अगर तक बड़े देर का उसका जरूर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एएनएफएन आज हम देखेंगे गाजू गुत्ता का एपिसोड नंबर 21। अब तक हमने देखा ब्रो और डियर इंजन से मिल जाते हैं। बुंदूस उन लोगों से पूछता तुम इतनी बड़ी जगह पे दोस्तों को कैसे ढूंढोगे। इंजन कहता है देखते जाओ, इतना कहकर वो नीचे कूद जाता है और फिर वो वाइट इंस्ट्रूमेंट से दीवार में छेद कर देता है। उसके पीछे ब्रो और डियर भी जाने लगते हैं। बुंदूस से देखकर काफी हैरान हो जाता है। इंजन को कैसा पता कि उसके साथी कहाँ पर है, क्या क्लियरेंस को एक दूसरे की लोकेशन पर चल जाती है क्या। जिस पर ब्रो कहता है ऐसा नहीं है, वो वैसे पर अलग ट्राई कर रहा है और कभी कभी उसको अलग काम कर जाता है। जो सुनकर बुंदूस काफी शौक हो जाता है। ये बस एक लक था। इंजन दीवार तोड़कर सीधे जोडर और रूडो वाले कमरे में आ गया था। जोडर कहता था तुमने हमारी लोकेशन ढूंढ ली, मैं तुमसे काफी इम्प्रेस हुआ, लेकिन तुम अकेले मेरा क्या बिगाड़ लोगे। लेकिन तब यहाँ पर बाकी क्लीनर्स भी आ जाते हैं, रियो जनका भी और गीता भी नीचे सो रही थी। रूडो जोडल से बोलता भी मेरी पूरी टीम जिंदा है, अब तुम्हारा काम खत्म। इस टेस्ट मास्टर का कोर भी यहीं पर ही है और मेरे साथी भी, तुम्हारा एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ। जोडल कहता तुमने सही कहा, लेकिन बॉर्डर पार करने के बाद कौन बचता वो देखेंगे। इंजन देखता है रियो ने चोटी बांध रखी थी। वो समझ जाता है कि रियो ने गन का इस्तेमाल किया है। वो उससे पूछता किसी को जान से तो नहीं मारा। रियो सुनकर बोलती है बिल्कुल भी नहीं और जनका को दूर फेंक देती है। अचानक से जगह दोबारा से हिलने लग जाती है और कमरा दोबारा से सीधा हो जाता है। जोडर कहता टास्क मास्टर ने उड़ना शुरू कर दिया है, अब हम बॉर्डर पार करके स्पेयर चले जाएंगे। रूडो अब कोर की तरफ भागते हुए कहता है ये टेस्ट भी किसी वाइट इंस्ट्रूमेंट की वजह से जिंदा है, तो हमें इसे रोकने के लिए इस वाइट इंस्ट्रूमेंट को खत्म करना होगा। रूडो अपने पास एक नील कलर को निकाल कर उसे ट्रांसफॉर्म कर देता है और कोर की तरफ फायरिंग करने लगता है, लेकिन ये अटैक 5 हाथ आगे से रोक लेते हैं। जोडर कहता है ना ही मेरा एक्सपेंड खत्म हुआ है और ना ही मेरी ट्रेनिंग, ये हाथ बुंदूस के थे। और वो कहता है मैं अभी भी नया रेडर बना हूँ। जो सुनकर ब्रो काफी हैरान हो जाता है। बुंदूस कहता है मैं अपनी असली पावर तुम्हें दिखाऊंगा और तुम सबको ये पे खत्म कर दूंगा। रियो और इंजन आगे भागते हैं, लेकिन वो भी दो बड़े हाथों से उन्हें रोक लेता है। ब्रो और डियर भी कोर की तरफ भागते हैं, लेकिन बुंदूस उन्हें भी रोक लेता है और वो रूडो को रोकने के लिए अपना 5वां हाथ इस्तेमाल करता है। उसके लिए नकली हाथ इसका वाइट इंस्ट्रूमेंट है और क्या वो बॉर्डर तक पहुंचने से पहले बुंदूस को हरा पाएंगे। और जबकि उसके बाद छठा हाथ भी है। इधर वो पुटर वाली लड़की कथोनी के पास जाती है और वो पूछते है वो भी से हार गई क्या। नॉर्थ अपने सारे बाल खोल लेती है और बोलती है बिल्कुल भी नहीं। इधर दूसरी तरफ बुंदूस सभी क्लेस पे अकेले ही भारी पड़ रहा था और लोगों को कोर्ट तक जाने से रोक रहा था और वो इंजन को रोकने के लिए अपना 30वां हाथ इस्तेमाल करता है और उसे वो जब मिलाता है वो 20 साल का था। इन हाथों को रियो अपनी कैंची से काटने की कोशिश करती है तो बुंदूस उसके सामने वो छठा हाथ कर देता है जो उसे 40 साल के होने पर मिला था और दूसरा हाथ 18 साल पर मिला था और 5वां हाथ 25 पर होने पर मिला था। बुंदूस अकेले सब क्लेस पे भारी पड़ रहा था। ब्रो कहता है काफी खतरनाक बंदा है और अगर हमारे पास गीता की पावर होती तो हम इसे हरा पाते, लेकिन गीता तो बेहोश पड़ी थी। जोडर कहता है बुंदूस ट्रेनिंग में पास हो गया है, उसके पास काफी अच्छी क्वालिटी का बैट इंस्ट्रूमेंट है और एक आदमी का एक साथ बैट इंस्ट्रूमेंट होना भी कोई आम बात नहीं है। तो नहीं यहाँ पे आके बोलते उसे जेवर भी मिल गया है। उसने भी कुछ जान लगा के फाइट की थी। जोडर कहता है ठीक है, लेकिन हमारे निकलने का टाइम हो चुका है। ब्रो अपने कपड़े से हाथों को पकड़ लेता है, लेकिन वो उसका कपड़े ही फाड़ देता है। बुंदूस ने सभी को अलग अलग कर दिया था और डियर को उसका हाथ डरा के बेहोश कर देता है। रूडो चुपके से कोर के पास पहुंच जाता है, लेकिन बुंदूस ने अपनी उंगली रोबोट से रूडो को देख लिया था और उसका हाथ उठाकर रूडो को वापस फेंक देता है। ये लोग बुंदूस के आगे ही नहीं जा पा रहे थे। रूडो सोचता पता नहीं टेस्ट मास्टर कितना ऊपर उड़ गया होगा और बॉर्डर क्रॉस करने में कितना टाइम बाकी है और बॉर्डर क्रॉस करने के बाद लोग मर जाते हैं। रेंजर और बाकी लोग भी बुंदूस तक नहीं पहुंच पा रहे। इसके बाद रूडो अपने ग्लव्स की तरफ देखने लगता है और कहता है मैंने इनका काफी अच्छी तरीके से ख्याल रखा है, यानी कि मैं भी और भी द स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग हो सकता हूँ। इसके बाद रूडो के अंदर से लाल रोशनी का धमाका होता है। अब सब देखते उसकी नील अचानक से बड़ी सी तोप बन गई थी, यानी कि उसने एक चीज को 2 बार ट्रांसफॉर्म कर दिया है। एंजल कहता है रूडो की पावर एक टाइम पर 3 चीजों को इस्तेमाल करने का मौका देती है, जिन्हें वो हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। पहले वो अपनी ग्लव की पावर को 3 हिस्से में बांट रहा था, लेकिन वो चाहता अपनी पूरी पावर एक चीज में भी लगा सकता है और उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है। तो रियो बोलते ऐसे हो तो सिर्फ एक ही अटैक कर पाएगा और बेहोश हो जाएगा, क्योंकि उसकी पावर खत्म हो जाएगी। रूडो अब मिसाइल को फायर करता है, जिसमें से एक बड़ी कील निकलती है, जिससे बंदूक सारे 5 औरतों से रोकने की कोशिश करता है। रूडो एक और कील फायर करता है, तो बंदूक उसके सारे हाथ तोड़ देती है, लेकिन उसका निशाना कोर पर नहीं लगता। एंजल सभी से बोलते चलो कोर पर अटैक करते हैं, लेकिन उसे याद आता जोडल अभी भी यहीं पर ही है और जोडल काफी गुस्से में था। जोडल कहता है अपनी मनपसंद चीज को टूटा देखकर अच्छा नहीं लगता, भले ही चाइना मैं दोबारा बना सकता हूँ। अब रूडो का मिसाइल लॉन्चर धूल में बनकर उड़ जाता है और रूडो की हालत भी काफी खराब हो गई थी। जोडल कहता अच्छा काम किया और बंदूक हमारी टीम को तुम ज्वाइन कर सकते हो। बंदूक कहता लेकिन मैं किसी को रोका तो नहीं। जोडल कहता वैसे मैं तुम्हारी काबिलियत देख ली है और वैसे हम कुछ समय बॉर्डर पार करने वाले हैं और आज हमने काफी कमाल की चीजें देखी और हमने समझा है और अब यहाँ पर हमारा रुकना कोई जरूरी नहीं है। बंदूक अब से उठ के जाने लगता है और उसके टूटे हुए हाथ भी उसके पास वापस आ जाते हैं। बंदूक कहता उसके बाकी का उसके पहले हाथ का हिस्सा है, यानी कि तो उसके पहले हाथ को कुछ नहीं होता तो उसके वाइट को कुछ नहीं होगा। और दूसरी तरफ रूडो को तरस आता है, उसने उसका वाइट बड़ा से तोड़ दिया। रूडो कहता तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो। रूडो कहता ये मेरा प्लान था, तुम बस मेरा शिकार हो, अब इस पिंजरे में बंद और अब यहाँ पे क्यों रुकेंगे और तुम्हें बस कोर को डिस्ट्रॉय करने में ध्यान देना चाहिए। लेकिन तुम यहाँ पे लेट हो गए और यहाँ पे एक और नौसिखिया आ गया है। अब इनके पीछे नोट दे आ जाती है, जिसने अपने बालों को काफी चार्ज कर लिया था और ये एपिसोड इसी समय पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट कर जरूर बताना और अगर वीडियो देखे तो उसका जरूर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। हे एनएफएन, आज हम देखने वाले हैं गाजू को तक नंबर 22। अब तक हमने देखा रूट और सबको कोर तक रोकने के लिए नॉर्दर्न के बीच में आ जाती है। उसने अपने बालों में पूरी तरीके से बिजली तैयार कर ली थी। जोड़ा समझ जाता है कि अपना लास्ट अटैक करने वाली है, जिसमें शायद ये भी खत्म हो जाएगी और इसके अटैक के अंदर हम भी आ सकते हैं। इसलिए वो कथोनी से बोलता है ऐसे निकलना चाहिए। वो रूडो से बोलता है वॉचमैन सीरीज के सारे इंस्ट्रूमेंट वापस लेने आऊंगा। इसके बाद जोड़ा यहाँ से चले जाता है। रूडो उससे पूछता है एमओ का क्या हुआ, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता और नॉर्देव यहाँ पे समझ गई थी वो जोड़ल के लिए वो एक प्यादा है जिसे वो यूज कर रहा है, लेकिन फिर भी अपनी पूरी जान यहाँ पर लगा देगी और इन लोगों को बॉर्डर पार जरूर लेके जाएगी। नॉर्थ देश का अपना लास्ट अटैक करती है, जिसमें सबको जोर का झटका लगता है और वो सभी जमीन पे गिर जाती है और नॉर्थ देश का अटैक तक खतरनाक था, जिस वजह से उसके बाल जलने लगे थे। दूसरी तरफ हम फू को देखते हैं जो अभी उस पाइप में पड़ा हुआ था। वो रोते हुए बोलता वो लोग मुझे से छोड़ के चले गए क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं पाया, क्योंकि अब मैं कुछ कर नहीं पाया, मैं बिल्कुल खराब इंसान हूँ और इन दोनों नए लोगों से भी बेकार और जोडल अब मुझे कोई ऑर्डर नहीं देगा और वो मुझे यहीं पर फिलहाल छोड़ गए। तब यहाँ पर फू को किसी की आवाज आती है। वो बोलता तुम मेरे बिना कुछ कर नहीं सकते क्या। वो ये आवाज पहचान लेता है, ये आवाज की थी। ये बोलता है सब कुछ मैं कंट्रोल करूंगा और हम दोनों को स्ट्रेस मॉन्स्टर से बाहर निकालूंगा और वो स्ट्रेस मॉन्स्टर तूफान का ऊपर उड़ता ही जा रहा था और नॉर्दे सोच रही थी जल्दी से जल्दी बॉर्डर पार करे ताकि सभी क्लियर्स मारे जाए, क्योंकि आप उसके बाल यहाँ पे जलने लगे थे। रियो समझ जाते इसलिए अपने बालों पे टाइम लिमिट लगा रखी थी, लेकिन अब उसको अपने बालों की कोई भी चिंता नहीं है। रियो सोचते उसे तभी नॉर्दे को जान से मार देना चाहिए था, लेकिन अब सबकी हालत खराब हो गई थी और वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। लेकिन नॉर्दे रखती है रूडो अभी भी रेंग पा रहा था और कोड को तोड़ने के उसके पास जा रहा था। तभी लोग देखते जगह पर दीवार में छेद होने लगा था। ये वही जगह पर रूडो के नील गन वाला अटैक जाके लगा था। तभी वो जगह टूट जाती है, यहाँ पे एक बड़ा सा छेद हो जाता है और क्योंकि ट्रेस वेस्ट हवा में था इसलिए सभी लोग बाहर की तरफ खींचने लगते हैं। नॉर्दे उस छेद से बाहर निकल जाती है और बोलती है जॉर्डन मैं सभी के हाथ तक ले आई हूँ और नॉर्दे के आसपास गोल्डन कलर के बादल थे और ये जगह बॉर्डर है। नॉर्दे को याद था कुछ समय पहले जॉर्डन पहले उससे मिलने आया था और उसने नॉर्दे के बालों की तारीफ करी थी। इसके बाद जॉर्डन ने नॉर्दे को कंगा भी दिया था जो आगे चलकर उसका वाइट इंस्ट्रूमेंट बनता है। नॉर्दे बॉर्डर को देख के बोलती है जहाँ की ज्यादा सुंदर है। तब वो दूसरी तरफ घूम के देखती है, तब उसे बड़ा सा मॉन्स्टर दिखाई देता है। इसके बाद अचानक से नॉर्दे का वाइट इंस्ट्रूमेंट उससे दूर होने लगता है। नॉर्दे अपने मन में बोलती है उसे ये बात जॉर्डन को बतानी होगी और जब भी तुम बॉर्डर पार करते हो तुमसे तुम्हारी पसंदीदा चीज छीन ली जाएगी और ये बड़ा सा मॉन्स्टर और कोई नहीं वॉचमैन है। और यहाँ पर वो और कुछ बोलती उससे पहले मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है। बाकी क्लियर्स अभी भी टेस्ट मॉन्स्टर के अंदर थे और बड़ी मुश्किल से अपना कोई जगह पर रुका रखे थे और रूडो ऊपर देखता उसे नॉर्दे की बॉडी नीचे गिरती हुई दिखाई देती है। उसने इन लोगों से पहले ही बॉर्डर पार कर लिया था, लेकिन अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी इन्हें गीता दिखाई देती है और से हो सा गया था उसने जन को कोई पकड़ा हुआ था। अब ब्रो को याद था गीता की मदद कर सकती है। वो उसको भी पावर यूज करने को कहता है और वो उससे कहता हूँ 3 लेवल से ऊपर न जाए और वो उससे कहता हूँ 3 लेवल से ऊपर न जाए और
गीता का यहाँ पे बाइट इंस्ट्रूमेंट उसका सूट है। इसके बाद गीता बड़ा सा मोस्टर बन जाती है और अपनी पूंछ से उस छेद को बंद कर देती है और अब ये लोग आराम से स्कोर को तोड़ सकते हैं। दूसरी तरफ जोड़ो जमीन पे पहुंच गया था। जोड़ो लगता है तूफान अब धीमा पड़ गया था। बंदूक उसका तुम वैसे क्यों लगा था, एक न कहीं टेस्ट बीस बॉर्डर पार कर सकता है और लोगों ने कई प्रकार के तरीके अपनाए हैं लेकिन कोई बॉर्डर को जिंदा पार नहीं कर सकता है। तो उस नकली टेस्ट बीस्ट में क्या है, जोड़ल याद करता है टेस्ट मोस्टर एक जादू तalisमान से बना था जिसके अंदर प्रोटेक्शन की पावर थी। दूसरे सभी किनीलर्स उस कोल के अंदर से उस तalisमान को निकाल लेते हैं और उसको तोड़ देते हैं जिसकी वजह से वो मोस्टर नीचे गिरने लगता है। गीता सभी को बोलती है उसे पकड़ ले और दूसरी तरफ गिरते हुए रूड एमओ के जूते ही पकड़ लेता है। इसके बाद गीता उस टेस्ट मोस्टर से बाहर कूद जाती है जिसमें बाद धमाका होता है और ये लोग ठीक ठाक जमीन पर आ जाते हैं लेकिन पॉल्यूटेड जोन में आने के कारण ये लोग अपना मास्क पहन लेते हैं और रूडो को इस बात की चिंता थी आखिर रात एमओ के साथ क्या हुआ है और उसे यहाँ पे वॉचमैन सीरीज का नहीं पता चल रहा है लेकिन अब यहाँ पर बहुत ज्यादा थक गया है और उसका मिठाई खाने का मन है और तब यहाँ पर बाकी क्रेस उन्हें ढूंढते हुए आ जाती है। जिन लोगों से बोलता है दिल्ली से जिनका यहाँ पे इलाज करे। ये लोग काफी खुश थे कि रूडो और बाकी सब ठीक है। रूडो ग्रीस को बड़े भाई बोलता है और बेहोश होकर गिर जाता है और इसी सीन का एपिसोड पे खत्म हो जाता है। और अगर यहाँ तक वीडियो देख ले तो उसका जो कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। फैन आज हम देखने वाले हैं काजू कुत्ता का एपिसोड नंबर 23 को। अब तक हमने देखा कि नीरल्स उस टेस्ट मोस्टर का कोड तोड़ देते हैं जिस वजह से वो मोस्टर टूट के नीचे गिरने लगता है लेकिन वो लोग गीता की वजह से नीचे आ जाती हैं। इसके बाद टैमसी और बाकी क्लियर्स भी यहाँ पे लेने आ गए थे। टैमसी बोलता उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। रेडर बड़े से टेस्ट मोस्टर का यूज कर ऊपर जाने का सोच रहे थे। ये सोचकर डैनवर को काफी गुस्सा आता है। अब रेडर से टेस्ट मोस्टर ही बनाना शुरू कर दिए हैं। टैमसी बोलता सवाल तो ये उन्हें टेस्ट मोस्टर बनाया कैसे और उनके पास अभी कितने मोस्टर है। गीता बोलती है मैंने वहाँ पर सब सुना था और वो लोग वॉचमैन सीरीज बनाना चाहते थे लेकिन वो लोग उसमें फेल हो गए और उसे टेस्ट इंस्ट्रूमेंट की मदद से उन्हें टेस्ट मोस्टर बनाए लेकिन उसे ये समझ नहीं आया कि जोडल को पूरी वॉचमैन सीरीज चाहिए क्यों। टाइम से कहता हम लोग को रेडर्स पे कड़ी निगरानी रखनी होगी ताकि वो लोग फ्यूचर में कोई टेस्ट मोस्टर ना बना सके। अब हमें 2 दिन आगे का सीन दिखाया जाता है। अब हम इंजन को देखते हैं तो डैनवर रूडो के साथ शॉपिंग करने गया था। ये लोग अपने साथ कुछ फ्लावर्स भी लेके आए थे क्योंकि जनका को चढ़ाई में काफी चोट आई थी और अभी भी वो हॉस्पिटल में है और रूडो से फ्लावर्स देकर अच्छा महसूस कराना चाहता था लेकिन फ्लावर ले जाने की परंपरा स्पेयर में चलती है लेकिन यहाँ पर नहीं। डैनवर होता है यहाँ पर ग्राउंड में फ्लावर उगाना काफी ज्यादा मुश्किल है इसलिए उन्हें खरीदना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। वो लोग कहते हैं डैनवर अपने फ्लावर्स को बड़ी मुश्किल से उगाता है और ये फ्लावर्स वो अपनी वाइफ के लिए उगाता है जो इस दुनिया में नहीं है। डैनवर बोलता है अपने फ्लावर रूडो को नहीं दे सकता लेकिन उसे रूडो का आइडिया काफी अच्छा लगा और वो किसी दुकान जानता है जहाँ पर नकली फ्लावर्स मिलते हैं और वो लोग वहाँ पर उसे खरीद सकते हैं। इसके बाद वो लोग फ्लावर्स लेके आ जाते हैं। जेवर के दिए जहर की वजह से जनका की हालत काफी खराब हो गई थी और लेसे की हीलिंग पावर भी अच्छे ठीक नहीं कर पाई है क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं कि जेवर ने कौन से जहर का यूज करा था। तो ऐसे तो खुद को ही पता नहीं होगा लेकिन फॉलो करता जहर जहरीला नहीं था लेकिन सिर्फ जनका ही अपनी लड़ाई में हार गया था। पता नहीं उसको कितना बुरा लग रहा होगा। ये लोग दरवाजा खोल के देखते हैं लेकिन यहाँ पर जनका मेडिटेशन कर रहा था। एंजल बोलता बेशक यहाँ पर जनका करीबी में पला ना हो लेकिन फिर उसे जिंदगी उतार चढ़ाव देखे हैं लेकिन फिर वो गिरने का तो वापिस खड़ा हो जाता है और मुझे पता वो एक दिन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। तभी एंजल को अपने चौक पर सैम्यू को कॉल आती है। वो बताते हैं कैनवस टाउन से कोई जनका से माफी मांगने के लिए आया है। ये कैनवस टाउन का मेयर और रेवलिंग था। रेवलिंग ने जनका के ऊपर गलत स्प्रेड ड्रॉ कर दिया था और उसी की माफी मांगने के लिए यहाँ पर आए थे। रेवलिंग कहते हैं सभी के ऊपर स्प्रेड ड्रॉ करा था कि एक बड़े से अटैक से उनको कुछ भी नहीं होगा। एंजल बोलते हैं इस स्पेल का असर सब अच्छा हुआ था। रेवलिंग बोलते कितनी मजे की बात होगी अगर जनका पे और किसी तरीके से स्प्रेड ड्रॉ कर दिया जाए क्योंकि जनका में सबसे सीरियस बंदा दिख रहा था। जनका पोता उसने क्या स्प्रेड ड्रॉ करा था। रेवलिंग उसे अपना हाथ उठाने को बोलती है और यहाँ पे उसका हाथ फूल जाता है लेकिन फिर उसके हाथ की हवा निकल जाती है। रेवलिंग इसके लिए माफी मांगता है और यहाँ पर उसने अगर सही स्प्रेड ड्रॉ करा होता तो यहाँ पर जनका हॉस्पिटल में नहीं पड़ा होता लेकिन फिर यहाँ पर जनका हंसने लगता है। उसे मुझे काफी अच्छा लगा था। जनका होता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इस स्पेल तो सिर्फ कुछ समय के लिए होते हैं और उन पे मैं ज्यादा भरोसा नहीं करता और इसमें यहाँ पे किसी की भी गलती नहीं है और मैं यहाँ पे कमजोर था इसलिए यहाँ पे मैं लड़ाई हार गया। इसके बाद रेवलिंग और मेरा से चले जाती है। रूड यहाँ पे जनका के पास खड़ा हुआ था। जनका बोलता है मेरे पास तुम्हें दया खाने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे अपनी लड़ाई नहीं जीत पाया और उनके यहाँ पे कोई काम नहीं आ पाया और जब तक मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता हूँ यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। और रूडो को ये बात काफी अच्छी लगती है और वो बोलता है जनका से कुछ सीखना चाहिए और वहाँ पर ऐसा नहीं लगता है। यहाँ पर उसका चेहरा काफी अजीब लगता है जिस वजह से उसकी जनका से बहस हो जाती है। एंजल यहाँ पर जनका के लिए कुछ दवाई भी लेके आया था। वो बोलता है रूडो का यहाँ पर नया गोल है। वो हमारे साथ यहाँ पे मजे करना चाहता है और एंजॉय करते करते वो अपना बदला ही पूरा करना चाहता है और हम लोग बॉर्डर पार नहीं कर पाए। ये रूडो की अच्छी बात है कि नहीं है मैं नहीं पता लेकिन अभी हम लोग सही सलामत है और रेडर्स
हमें नहीं खत्म कर पाए और शायद उनका ये मेन गोल था भी नहीं, लेकिन वो लोग आगे टेस्ट मास्टर जरूर बनाएंगे और हम लोग को उन्हें रोकना होगा। इनका कहता हूँ तब लोग को स्ट्रॉन्ग बनाना है और रोडो को जो करना है वो करते रहे, लेकिन उसे इसी ध्यान रखनी होगी वो अपने गोल से भटक ना जाए। और उसका ट्रेनर होने के कारण मुझे ये बात उसे सिखानी होगी। और वो इंजन की तरफ देखता है, लेकिन अगर वो सो गया था तो उस तरफ बुंदस जोडर से पूछता है क्या उनका प्लान फेल हो गया क्या। जोडर कहता है उनका एक्सपेरिमेंट बिल्कुल फेल नहीं हुआ है, लेकिन बुंदस कहता है तुमने अपना टेस्ट मास्टर खो दिया है, 2 नाइट राइडर्स भी और वॉचमैन सीरीज भी। जोडर कहता है बेस्ट फ्रेंड का मेन कारण ये था भाई बॉर्डर पार करके बच सकता है कि नहीं, लेकिन वो लोग यहाँ पे जिंदा वापस आ गए हैं और वो लोग बस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे। जोडर कहता बॉर्डर पार करने के लिए उसने पहले से एक अच्छा सा मास्टर बना लिया है, हमें बस उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो नहीं कहते वो तो काफी कमजोर था लेकिन नॉर्दे काफी स्ट्रॉन्ग थी। जोडर कहता जब मैंने फ्यूचर में गया था उसने काफी अच्छा काम करा है और वो काफी अच्छी वॉरियर थी। जोडर अब बुंदस को कोई चीज देता है और कहता है ये तुम्हारा इनाम है। ये किसी प्रकार का वाइट इंस्ट्रूमेंट था जिसे देखकर बुंदस काफी खुश हो जाता है और कहता रेडर्स में बढ़ते होने मेरे लिए काफी गर्व की बात है। बुंदस कहता पहला ऑर्डर मेरे लिए क्या है। जोडर कहता हमें पता चल गया है जोकर किसी गेमर ने बनाए हैं, इनकी वजह से ग्राउंड के लोग एक जगह से दूसरी जगह बात कर सकती है और ये काफी कमाल की बात होगी। जिसने चोकर्स को बनाया है वो वॉचमैन सीरीज के बारे में कुछ ना कुछ तो जानता ही होगा। अब उनका मेन गोल यही है जिस इंसान ने चोकर को बनाया है उसको ढूंढना। लेकिन बुंदस कहता तुमने एमओ की जूते ऐसे क्यों जाने दिए। जोडर कहता है वो जूते किनेस के पास है और जब हमारा मन करेगा हम वहां से उनको ले आएंगे और हम ग्राउंड को कोना कोना छान मारेंगे और सारी वॉचमैन सीरीज को ढूंढेंगे। हम देखते हैं नॉर्दे की बॉडी नीचा की गिरी थी और ये एपिसोड इसी सीजन का पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताना और अगर आता वीडियो देखने का चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एनएफएन आज हम देखने वाले हैं काजू कुत्ता का एपिसोड नंबर 24। एपिसोड की स्टार्टिंग में जिनका रोडो से मिलने के लिए आता है और उससे बोलता है रैमलिंग से बातें करे जिससे यहाँ पर वो मोटिवेट हो सके और ऐसे करते करते यहाँ पर रहना सीखेगा। रोडो अब रैमलिंग के पास आके कहता है वो रैमलिंग से ड्रॉ करना सीखना चाहता है। इस चीज के लिए यहाँ पर रैमलिंग मान जाती है और उसका मूड भी अच्छा हो जाता है। इसके बाद रोडो रैमलिंग गीता और डिया साथ ड्राइंग बनाने लग जाती है और यहाँ पर रोडो डायरेक्टर की ड्राइंग बनाने की कोशिश करता है और तब यहाँ पर कॉरवस भी आ जाता है। रैमलिंग बताते उसके टाउन में स्पेल कास्टर का एक म्यूजियम है जिसमें सभी स्पेल कास्टर ने अपनी कुछ ड्राइंग्स बनाई है और अब यहाँ पर रैमलिंग नई स्पेलकास्टर बन गई है तो उसे भी यहाँ पर डायरेक्ट ड्राइंग करनी है। कॉरवस अब इन चारों से बोलता है वो लोग यहाँ पर कैनवस टाउन घूमने के लिए जाए और वहाँ पर जाकर रैमलिंग म्यूजियम में ड्राइंग करे और इन चारों को यहाँ पर पैदल जाना है और रोड यहाँ पर समय बड़ा है तो उसे बाकी बच्चों का ख्याल रखना होगा। सैमी बोलते हैं बच्चों को अकेले जाने देना खतरे से खाली नहीं है और कुछ दिन पहले रोडो किडनैप हुआ था लेकिन कॉरवस कहते हैं दिनों को कुछ नहीं होगा और ये भी इनके ट्रेनिंग का हिस्सा है। अब ये चारों वहाँ से निकल जाती है और इनको ये पता नहीं था एंजल और ब्रो इन पे नजर रखे हुए थे और वो बोलता कोई पागल नहीं होगा जिन पे हमला करेगा और तब उसकी नजर नीचे फू पे जाती है और दूसरी तरफ किनेस के हेडक्वार्टर्स में हेल गार्ड्स आ जाती है और ये लोग यहाँ की पुलिस है जहाँ पे अनुशासन रखती है और अपराधियों को सजा भी देती है और इसलिए यहाँ पे सैमी समझ जाती है आखिरकार की कॉरवस ने और वो जानता था कि यहाँ पर ये आने वाली है और इनको यहाँ पे पता चल चुका होगा किनेस ने एक स्पाइड को छुपा रखा है। हेलगार्ड की कमांडर क्यों का कॉरवस से कहती को रूडो को यहाँ पर लेने आई है और वो लोग उसे स्पेर की सही जानकारी निकलवाएंगे और ये चीज वो किस प्रकार इंसान है उसका डीएनए क्या है। कॉरवस उन्हें रूडो को देने से मना कर देता है क्योंकि यहाँ पर वो भी किनीलर है और सबके साथ काम करता है और रूडो ने यहाँ पर ग्राउंड पर कोई भी बुरा काम नहीं किया है तो हेलगार्ड्स उसे अरेस्ट नहीं कर सकती हैं। रूडो और बाकी बच्चे होल टाउन नाम की एक जगह पे जाती हैं। रैमलिंग बताते हैं इस जगह पे सबसे अच्छी इंक मिलती है और ये लोग यहाँ पे इंक लेने नहीं आए थे लेकिन स्टानो किडनैपर भी काफी ज्यादा है तो इनको यहाँ पर बच के रहना चाहिए। रूडो सोचता है यहाँ पर वो सबसे बड़ा तो उसे इन सबकी रक्षा करनी होगी लेकिन तभी उसको एक मिठाई की दुकान दिखाई देती है और वो मीठा खाने के लिए यहाँ पर पागल हो जाता है और बाकी बच्चों को उसको पकड़ना पड़ता है। तब यहाँ पे किडनैपर इनके पास आके बोलता है उसके पास काफी सारी कैंडीज है और तुम सब यहाँ पर मेरे पीछे आओ। शुरुआत में तो रूडो उसके साथ जाने लगता है लेकिन यहाँ पर स्मेल करके समझ जाता है इस बंदे के पास कोई भी कैंडीज नहीं है। यहाँ पर वो उस बंदे के गोटे तोड़ देता है और वो यहाँ पर सबको दूर से देख रहा था। असल में यहाँ पर वो भी क्लीनेस का हिस्सा बनना चाहता था ताकि एंजल उसको ऑर्डर दे सके क्योंकि बिना ऑर्डर के उससे कोई भी काम नहीं होता लेकिन इसकी उनसे बात करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी इसलिए वो इन सबका पीछा करता रहता है और चलते चलते यहाँ पर कैनवस टाउन पहुंच जाते हैं और शाम हो गई तो मेरे इनको यहीं पर रोकने को बोलता है। तभी रैमलिंग इन लोगों को बताती है जो यहाँ पे म्यूजियम में किसी दीवार पे नहीं है बल्कि अपन की एंट्रेंस की छत पर है और जब रोड ऊपर देखते हैं तो काफी सारी पेंटिंग्स दिखाई देती हैं जो कि रैमलिंग के पहले के स्पेलकास्टर्स ने बनाई थी। एंजल और ब्रो अब इनके सामने आ जाती है। मकाका आइकन ने बनाई थी जो कि सबसे पहला स्पेलकास्टर था और एंजल और रोडो बड़े ध्यान से उस पिक्चर को देखने लग जाती है और तब यहाँ पर वो कुछ देखकर चौंक जाती है क्योंकि यहाँ पर वॉचमैन सीरीज का मार्क भी बना हुआ था जो कि इसके गिलप पर है। रैमलिंग बताती है वो मार्क तो अंडरटेकर का है।
असल में यहाँ पर 4 लोगो बने हुए थे और ये चारों लोगो मकाका के दोस्तों के हैं और उनके यहाँ पर हमें सारे दोस्तों के नाम तो नहीं पता, लेकिन उनके बेस्ट फ्रेंड का नाम था अंडरटेकर यानी कि कैनवी सॉर्विक्स, जो सुन के आपको और ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि रूडो का पूरा नाम है रूडो सॉर्विक्स यानी कि रूडो का अंडरटेकर से। और बचपन से कोई ना कोई नाता जरूर है जिसे जेल में जंजीरों से बंधा हुआ था और उसके सामने यहाँ पर और कोई आता है जिसे वो रूडो समझती है। और ये एपिसोड इसी सीन पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट कर जरूर बताना और अगर आता वीडियो देख ले अच्छा से कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।